आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 मैथ सीबीएसई कॉम्पिटेंसी फोकस प्रैक्टिस क्वेश्चन 2024-25 की वॉल्यूम 3। टॉपिक हमारा रहेगा रियल नंबर। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है। दोनों में हमसे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इररेशनल नंबर। क्वेश्चन 1 में भी यही पूछा है और क्वेश्चन 2 में भी सेम थिंग पूछी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इररेशनल नंबर। क्वेश्चन 1 में भी हमें 4 ऑप्शंस दिए, उनमें से एक इररेशनल है, वो हमें आइडेंटिफाई करनी है ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें 4 ऑप्शन दिए हैं और उसमें से एक नंबर जो है इररेशनल है, वो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो बच्चा पहले मैं आपको रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए इसमें बेस्ड रैशनल नंबर या इररेशनल नंबर पे बेस्ड, तो आप इजीली कर सकते हो। ओके, तो रियल नंबर्स एक ब्रॉडर सेट ऑफ नंबर होता है। एक्चुअली नंबर सिस्टम में दो टाइप ऑफ नंबर होते हैं, तो रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर। अभी इमेजिनरी नंबर्स आपके सिलेबस में नहीं है, 11th क्लास में होगा, तो इसलिए इसको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम ओनली रियल नंबर को डिस्कस करेंगे। अब रियल नंबर में बच्चा टू टाइप्स ऑफ नंबर इंक्लूड होती है, एक होता है रैशनल नंबर्स और दूसरे टाइप ऑफ नंबर होते हैं इररेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स वो होते हैं बच्चा नंबर्स विच आर एक्सप्रेसेबल इन पी अपॉन क्यू फॉर्म, जिनको हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके, लाइक -5/3। ये पी अपॉन क्यू फॉर्म में आ गया। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, जहां पर पी और क्यू क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, लाइक -5 भी इंटीजर है और 3 भी इंटीजर है। एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, और क्यू 0 के इक्वल नहीं होता। ठीक है, तो ये जो होते हैं रैशनल नंबर होते हैं। अब इररेशनल नंबर कौन से होते हैं, नंबर्स विच आर नॉट एक्सप्रेसिबल, वर्ड नॉट पे ध्यान देना, जिनको हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, लाइक √2। मान लो बच्चा अगर हम √2 को इसी तरह से पी अपॉन क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस भी करते हैं, लाइक इसके नीचे 1 लगा के √2/1, लेकिन क्या पी और क्यू दोनों इंटीजर है? देखो √2 इज नॉट एन इंटीजर, √2 इंटीजर नहीं है, तो इसलिए इसको हम इररेशनल नंबर की कैटेगरी में डालते हैं। √2 हो गया, √3 हो गया या पाई हो गया। ओके, और इनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है ना बच्चा, वो क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। लाइक √2 की डेसिमल एक्सपेंशन जनरली जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम लेते हैं 1.414, 3 प्लेसेस तक लेते हैं या कभी 4 प्लेसेस तक लिए तो 1.4142, ये इसके एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। तो इसकी जो डेसिमल एक्सप्रेशन एक्चुअली होगी ना, वो क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसमें तो बच्चा टर्मिनेट करके टर्मिनेटिंग दिखा दी, लेकिन एक्चुअल वैल्यू नहीं है ये √2 की एक्चुअल वैल्यू जो होती है ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है डेसिमल एक्सप्रेशन, लाइक 1.4142। आगे रैंडमली कोई भी नंबर आ जाएगा, 7 8 9 3 या 3 1, इस तरह से इन्फिनिटी तक चलता रहेगा, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग हुई, इसकी डेसिमल एक्सप्रेशन रुकेगी नहीं, और कुछ पर्टिकुलर नंबर रिपीट नहीं होंगे, नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। तो जब भी इस तरह की डेसिमल एक्सप्रेशन दिख जाए, या √2 आ रहा हो हमारा आंसर, √3 आ रहा हो, लेकिन अगर √4 आ जाता है बच्चा, तो √4 तो 2 होता है, तो 2 एक रैशनल नंबर हो सकता है, क्योंकि 2 को हम 2/1 करके पी बाय क्यू फॉर्म में दे सकते हैं, तो ये रैशनल नंबर में आएगा। ओके, जितने भी परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा, लाइक 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 होगा, 16 का जो कि परफेक्ट स्क्वायर है 4 होगा, तो उन्हें हम रैशनल नंबर की कैटेगरी में डालते हैं। लेकिन √2 √3 √5 √11 जिनके आंसर किसमें होंगे, डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी, तो उसे हम इररेशनल नंबर में लेते हैं। ओके, इसके अलावा रैशनल नंबर में हमारे पास ये टाइप्स है, एक तो फ्रैक्शन हो सकती है फ्रैक्शनल फॉर्म में, लाइक -5/3 मैंने बताया, या 3/4 में हो सकता है, या इंटीजर हो सकते हैं, इंटीजर नेगेटिव या पॉजिटिव कोई भी, लाइक -5, इसको हम -5/1 करके लिख सकते हैं कि नहीं, पी बाय क्यू फॉर्म में। जितने भी होल नंबर्स हैं वो भी रैशनल नंबर हो सकते हैं, लाइक होल नंबर किससे स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3, इवन 0 इज आल्सो अ रैशनल नंबर, उसको हम 0/1 करके पी अपॉन क्यू में एक्सप्रेस कर सकते हैं। या फिर होल नंबर या नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, लाइक अगर मैं नेचुरल नंबर 3 ले लूं, ये एक होल नंबर भी है और नेचुरल नंबर भी है, इसके नीचे 1 लगा के पी बाय क्यू फॉर्म में आ जाए। अगर हमारा आंसर इस फॉर्म में आ जाए, इनमें से किसी एक फॉर्म में, तो हम कह देंगे कि ये रैशनल नंबर है, ये इररेशनल नहीं। और उसके अलावा हम डेसिमल एक्सपेंशन कई बार दी होती है, लाइक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन दी होगी, जैसे 3/4 की डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी बच्चा, 0.75। ठीक है, तो 2 प्लेसेस के बाद ही स्टॉप करके उसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। तो ये किस
में देखने को मिलती है रैशनल नंबर के केस में। ओके, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, लाइक अगर हम 10/3 की डेसिमल एक्सपेंशन लेना 10 को 3 से डिवाइड करके, तो 3.333 जो है ना इनफाइनाइट टाइम रिपीट होता जाएगा और इसकी डेसिमल एक्सपेंशन कभी रुकेगी नहीं। तो नहीं रुकेगी तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो कभी इस फॉर्म में अगर डेसिमल एक्सपेंशन दिख जाए तो जिसे हम 3.3 बार भी कहते हैं, या ऊपर बार डेसिमल के बाद बार लगाओ लाइक दिस 3.3 बार, तो उससे भी हम रैशनल नंबर की कैटेगरी में डालेंगे उस नंबर को। लेकिन इरेशनल नंबर कब होगा, जब √2 √3, जब नॉन परफेक्ट स्क्वायर के स्क्वायर रूट हो, या फिर डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप की हो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, उस केस में इरेशनल नंबर हो। तो हमें तो इरेशनल नंबर ही आइडेंटिफाई करने हैं दोनों क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, इसकी ऑप्शन 1 देखते हैं। ऑप्शन 1 में हमारे पास √5 है। 5 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, इरेशनल होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन 1 होगा। लेकिन ऑप्शन 2, 3 और 4 क्यों नहीं होगी ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो बच्चा, ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो क्योंकि इसमें देखो बच्चा डैश डॉट डॉट नहीं दिया कि डेसिमल एक्सपेंशन कंटिन्यू हो रही हो, ऐसा तो नहीं है ना, नो सर। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन किसमें थी, रैशनल नंबर के केस में, इसलिए ये रैशनल नंबर में आया। और √4/3 ले, स्क्वायर रूट ऑफ 4 is 2 और 3 को ऐसे लिख दो, तो ये p/q फॉर्म में आ गया। भैया p and q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी रैशनल नंबर है। तो ऑप्शन 2 और 3 जो है रैशनल नंबर है, तो इसलिए हम इसको स्ट्राइक आउट कर सकते हैं। और ये किस टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग। इसमें 2, 3, 5 और 7 अगेन एंड अगेन रिपीट होगी और क्योंकि इसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो ये भी बच्चा रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन होती है, जब भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, लाइक 3.333, या इसमें क्या रिपीट हो रहा है बच्चा, देखो 2.23517 बार यही रिपीट होगा। जिस नंबर के ऊपर बार लगा होता है ना, वो रिपीटिंग ब्लॉक में होता है, आफ्टर डेसिमल रिपीट होता रहता है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। 5√4 को लेते हैं पहले। 5 तो हमारा होल नंबर है और स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होगा, 2 है, 4 इज परफेक्ट स्क्वायर, 5 × 2 इज 10, तो ये तो रैशनल हो गया। लेकिन हमें तो इरेशनल नंबर आइडेंटिफाई करना, तो उसको क्रॉस आउट कर दो। अब √2/√8 को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक सिंगल रूट के साइन में लिख सकते हैं। जब भी इस तरह से दिया हो ना √2 डिवाइडेड बाय √8, तो हम उसको एक सिंगल रूट के साइन में 2/8 करके लिख सकते हैं। और अब इसकी लोएस्ट टर्म करो, लाइक 1/4। अब स्क्वायर रूट ऑफ 1 is 1 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4 is 2, तो ये भी रैशनल आ गया, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। पहले हम ऑप्शन 4 देख लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 64 क्या बचा, 4 होता है, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 is 2, 4 - 2 2, तो ये भी रैशनल नंबर में आ रहा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। लेकिन ऑप्शन 3 इररेशनल है, क्योंकि इसमें देखो बच्चा 6 तो रैशनल है, लेकिन अगर हम किसी रैशनल नंबर में इररेशनल नंबर ऐड करते हैं ना, तो जो उसका आंसर होता है वो क्या होता है, इररेशनल ही होता है। ध्यान रखना, सम ऑफ रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर इज ऑलवेज इररेशनल। तो ऑप्शन 3 हमारा आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 2। अब नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें हमें बोला है विच ऑफ दिस इज द HCF ऑफ 1260 एंड 1680। HCF मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमें निकालना है 1260 का एंड 1680। इसके लिए हम इन दोनों नंबर को प्राइम फैक्टराइज करेंगे। 1260 की प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने इधर करी हुई है और 1680 की भी करी हुई है। अब देखो बच्चा, 1260 की प्राइम फैक्टराइजेशन में 2⁻² आ रहा है, 2 टाइम्स है, then 5⁻1, 3 कितने टाइम्स आ रहा है, 3 is coming 2 टाइम्स, तो 3⁻2, और 7 एक बार आ रहा है, तो 7⁻1। और 1680 की प्राइम फैक्टराइजेशन देखिए, तो 2 4 टाइम अकर कर रहा है, तो 2⁴, 5 ओनली 1 टाइम, तो 5⁻1, then 3⁻1 एंड फाइनली 7⁻1। अब HCF कैसे निकालते हैं बच्चा, HCF में हम कॉमन प्राइम फैक्टर की स्मॉलर पावर लेते हैं। और स्मॉलर पावर क्यों लेते हैं, ध्यान से समझना, क्योंकि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना, उससे ये दोनों नंबर डिवाइड होगा। 1260 भी उससे डिवाइड होगा, जो भी HCF आएगा, और 1680 भी HCF से डिवाइड होगा। तो ये तभी पॉसिबल है कि ये दोनों HCF से डिविजिबल हो, जब HCF इन दोनों से स्मॉलर होगा, और रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो स्मॉलर बनाने के लिए हम इसमें इसकी स्मॉलर पावर लेते हैं, कॉमन प्राइम फैक्टर। ओके, ताकि ये दोनों नंबर HCF से डिविजिबल हो। तो अब देखो बच्चा, 2 दोनों में कॉमन है, स्मॉलर पावर क्या है, 2², तो टेक 2², देन
5 भी दोनों में कॉमन है, तो 5 की पावर 1 ले लेंगे क्योंकि दोनों पावर सेम है, स्मॉलर 1 ही ले लो, एंड देन 3 स्क्वायर और 3 की पावर 1 में पावर 1 स्मॉलर है, तो वी विल टेक 3 रेज़ टू पावर 1, और ये दोनों में पावर सेम है 7 रेज़ टू पावर 1, इधर भी 7 रेज़ टू पावर 1 है, स्मॉलर पावर 1 ही मानी जाएगी, तो 7 रेज़ टू पावर 1। अब देखो बच्चा ये 2 स्क्वायर 4 हो गया, 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, अब 4 मल्टीप्लाई 5 इज 20, 20 मल्टीप्लाई 3 60, 60 मल्टीप्लाई 7 420, 420 हमारा HCF हो जाएगा, तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। इसमें बोला विच ऑफ दीज इज द एलसीएम ऑफ 720 एंड 900। इस क्वेश्चन में हमें एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है, किसका, 720 का और 900 का। इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं। देखो बच्चा मैंने दोनों नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन ऑलरेडी करी हुई है। अब 720 की प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 4 टाइम्स, तो हम लिखेंगे 2 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई 5 एक ही बार आ रहा है तो 5 रेज़ टू पावर 1 एंड 3 2 टाइम्स आ रहा है तो 3 स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब ऐसे ही 900 की प्राइम फैक्टराइजेशन ऑलरेडी मैंने यहाँ करी हुई है, तो इसकी लिख देते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स, तो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 2 टाइम्स आ रहा है तो 5 स्क्वायर एंड 3 भी 2 टाइम्स आ रहा है तो 3 स्क्वायर। अब एलसीएम में बच्चा हम कॉमन प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर लेते हैं। हाईएस्ट पावर क्यों लेते हैं, क्योंकि एलसीएम जो होता है ना बच्चा वो नंबर होता है जो गिवन नंबर्स, जैसे इधर गिवन नंबर कौन से हैं, 720 और 900, 720 और 900 दोनों से डिवाइड हो जाएगा वो नंबर, यानी कि वो नंबर 720 का भी मल्टीपल होगा और 900 का भी मल्टीपल होगा, तभी ये डिविजिबल होगा। और ऑब्वियसली या तो इन दोनों में से किसी एक नंबर के बराबर होगा या बड़ा होगा, छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर स्मॉलर होगा तो ये डिविजिबल नहीं रहेंगे। एलसीएम जो है इन दोनों नंबर से डिविजिबल नहीं होगा, तो इसलिए बड़ा करने के लिए एलसीएम को इन दोनों से हम हाईएस्ट पावर लेते हैं। ओके, तो हम हाईएस्ट पावर ले कॉमन प्राइम फैक्टर की, देखो दोनों में 2 कॉमन है तो हाईएस्ट पावर 2 रेज़ टू पावर 4 ले लेंगे, मल्टीप्लाई, अब 5 भी दोनों में कॉमन है, हाईएस्ट पावर क्या होगी 5 स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय 3 भी दोनों में कॉमन है, लेकिन दोनों में पावर 2 है, सेम है, तो सेम पावर होती है तो बच्चा वही पावर जो दे रखी होती है वो ले लेते हैं, तो 3 स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 को अगर हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, लाइक 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करें तो 16 आएगा, 5 स्क्वायर इज 25 और 3 स्क्वायर हमारा 9 होगा। अब अगर हम 16 इंटू 25 करते हैं तो हमें मिलेगा 400 मल्टीप्लाई बाय 9 एंड 400 मल्टीप्लाई बाय 9 इज 3600, तो एलसीएम हमारा हो गया 3600। ये किससे मैच करता है, ऑप्शन 3 से, सो ऑप्शन 3 इज आवर आंसर। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। इसमें हमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रैशनलाइज्ड फॉर्म ऑफ √5 अपॉन √3 प्लस √2, यानी कि हमें जो एक्सप्रेशन दिया है ना इसको हमें रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज का मतलब ये होता है बच्चा, अगर डिनोमिनेटर इरैशनल नंबर की फॉर्म में, जैसे कि इधर √3 प्लस √2 डिनोमिनेटर है और वो किस फॉर्म में है, इरैशनल नंबर की फॉर्म में है, इसमें √3 √2 है तो ये इरैशनल नंबर है। ओके, तो इसको हमें रैशनल बनाना होता है डिनोमिनेटर। अब इसको रैशनलाइज करने के लिए हमें क्या करना होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कराना होगा। अब रैशनलाइजिंग फैक्टर कैसे मिलेगा, उसके लिए हम डिनोमिनेटर पे फोकस करेंगे। अब डिनोमिनेटर अगर a प्लस बी की फॉर्म का है, जैसे कि इधर दिया है √3 प्लस √2, a प्लस बी की फॉर्म है ना, a √3 है और b √2 है, तो उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर a माइनस बी की फॉर्म में होगा, यानी कि √3 माइनस √2 की फॉर्म में होगा। अगर डिनोमिनेटर a माइनस बी की फॉर्म में होता तो उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर किस फॉर्म में होगा, a प्लस बी की फॉर्म में। लेकिन अभी तो डिनोमिनेटर हमारा a प्लस बी की फॉर्म में है, तो रैशनलाइजिंग फैक्टर किस फॉर्म में होगा, a माइनस बी की फॉर्म, यानी कि हमारा जो रैशनलाइजिंग फैक्टर रहेगा वो क्या रहेगा, अभी √3 प्लस √2 है तो यानी कि a प्लस बी फॉर्म में a √3 हो गया और b √2 हो गया, तो रैशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा √3 माइनस √2, यानी कि a माइनस बी की फॉर्म। तो अब क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में √3 माइनस √2 मल्टीप्लाई करा देंगे, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी
√3 माइनस √2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप √5 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में √3 माइनस √2 रहेगा, फाइन। और डिनोमिनेटर में ध्यान दो बच्चा, ये a प्लस बी की फॉर्म है और ये a माइनस बी की फॉर्म है। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी के लिए आप एक आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं विच इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इधर a की जगह हमारे पास √3 है और b की जगह √2 है। तो इस आइडेंटिटी को अप्लाई करते हुए हमारे पास इधर होगा √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें √3 और √2 का स्क्वायर फाइंड करना है। देखो बच्चा, अगर √3 का स्क्वायर फाइंड करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, √3 मल्टीप्लाई √3 और √3 मल्टीप्लाई √3 क्या होता है, √9 और स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3। तो जब भी बच्चा अगर हमें रूट में किसी नंबर का स्क्वायर करना है, जैसे इधर √3 है, रूट में 3 है, तो इसका स्क्वायर करना है, तो आंसर हमारा जो नंबर होगा अंडर रूट में वही आंसर होगा। जैसे √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 होगा। तो एग्जाम में आप डायरेक्ट लिख देना, ये सब करने की जरूरत नहीं होगी। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस, इसी तरह से √2 का स्क्वायर करेंगे तो √2 इंटू √2 √4 हो जाएगा, √4 2 हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो अंडर रूट x में किसी का स्क्वायर है तो उसका आंसर x हो जाता है। तो ऐसे ही √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब न्यूमरेटर को भी सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो √5 इंटू √3 √15 हो जाएगा। हमेशा रूट के अंदर वाले नंबर रूट के अंदर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है। जैसे 5 रूट के अंडर में है और 3 भी रूट के अंडर में है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके √15 लिखेंगे। और ऐसे ही √5 इंटू √2 करेंगे तो √10 हो जाएगा और यहाँ पर साइन माइनस का आएगा। तो √15 माइनस √10 एज इट इज आएगा, क्योंकि ये अनलाइक सर्ड्स है, यानी कि अंडर रूट में डिफरेंट नंबर हो तो हम उनको प्लस माइनस नहीं कर सकते। अपॉन में 3 माइनस 2 1 हो जाएगा। अब देखो बच्चा, अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें √15 को, तो 15 की फैक्टराइजेशन क्या होगी, 3 इंटू 5, कोई पेयर नहीं बन रहे, तो इसलिए हम √15 को एज इट इज कॉपी कर देंगे। सिमिलरली √10 की भी फैक्टराइजेशन करें, 10 5, तो इसमें भी कोई पेयर नहीं बन रहा, तो इसलिए √10 को एज इट इज लिखेंगे। तो अब हमारे पास आ गया √15 माइनस √10 अपॉन 1। अब ध्यान दो बच्चा, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 1 इज सेम नंबर, तो √15 माइनस √10 अपॉन 1 को हम √15 माइनस √10 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया, और ये किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन 4 से। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 एक असर्जन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें हमें असर्जन यानी कि कुछ बताया गया है और रीजन आर उस स्टेटमेंट का रीजन दिया है। तो हम एक बार इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। असर्जन में हमें बोला है प्रोडक्ट ऑफ HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एंड LCM यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 नंबर्स। यानी कि अगर हम प्रोडक्ट निकालें किसका, HCF और LCM, प्रोडक्ट मींस HCF मल्टीप्लाई LCM करें ऑफ 3 नंबर का, तो क्या वो इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर के, उन नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा? नो बच्चा, ये रूल 3 नंबर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। देखो HCF मल्टीप्लाई LCM इज नॉट इक्वल टू, देखो इधर क्या लिखा है, नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स। तो ये 3 नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल कभी नहीं होता। लेकिन असर्जन में लिखा है कि इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर, तो यानी कि हमारी असर्जन जो है ना बच्चा, वो फॉल्स है। तो 3 नंबर के केस में ये फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं होता, बट 3 नंबर के केस में हमारे पास 2 फॉर्मूलाज हैं जिन पे बेस क्वेश्चन CBSE एग्जाम में आ सकते हैं। तो उसमें अगर हमें HCF दिया हो तीनों नंबर का और LCM निकालना हो, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, LCM ऑफ PQR इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई Q मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई HCF ऑफ PQR अपॉन में HCF ऑफ PQ डॉट प्रोडक्ट मींस यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन होगा, मल्टीप्लाई फॉर HCF ऑफ QR मल्टीप्लाई HCF ऑफ PR। तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और इन केस हमें HCF निकालना हो, LCM हमें दे रखा हो, तो हम फॉर्मूले में HCF की जगह LCM ले लेंगे सब जगह। देखो इधर HCF है तो HCF की जगह फॉर्मूले में क्या आ गया, LCM आ गया राइट हैंड साइड में। ओके, तो HCF ऑफ PQR निकालने के लिए हम ये सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, तो असर्जन तो हमारा फॉल्स हो गया। एक बार हम रीजन भी देख लेते हैं। रीजन में हमें क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर। हाँ, ये स्टेटमेंट ट्रू है और इस पे बेस्ड हमने क्वेश्चन भी सॉल्व करे हैं NCERT बुक में।
तो HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए रीजन हमारा ट्रू है। तो फाइनली हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन 3, assertion इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। इसमें मैं बोला था प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर पी। पी एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर यानी कि कोई काउंटिंग नंबर है, लाइक 1 2 3 4 5 इंफिनिटी तक होते हैं नेचुरल नंबर। और उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हमें क्या दी है बच्चा, 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई टी, वेयर टी इज नॉट इक्वल टू 2 and 3। जो टी की वैल्यू है वो 2 और 3 के इक्वल नहीं है। और हमें करना क्या है, हमें बताना है व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 42 पी स्क्वायर। हमें 42 पी स्क्वायर की प्राइम फैक्टराइजेशन बतानी है। देखो बच्चा, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 42 पी स्क्वायर में। तो 42 तो एज इट इज लिखा जाएगा। अब p की जगह p की प्राइम फैक्टराइजेशन, और वो क्या है, 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई t और होल पावर 2 आ जाएगी, विद स्क्वायर p स्क्वायर है ना। अब नेक्स्ट स्टेप में हम 42 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे, क्योंकि हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दी है। तो 42 को अगर हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो बच्चा देखो क्या बनेगा, 2 से डिविजिबल है 42, इधर 21 आएगा, 21 3 से जाता है तो इधर 7, और 7 7 से डिविजिबल होगा तो इधर 1 आ जाएगा। अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हम लिख देते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अब ध्यान दो बच्चा, जो ये 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई टी होल पावर 2 है, तो जो ये पावर 2 है ना, ये तीनों नंबर के साथ जाएगी, ध्यान रखना। इसमें हम ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगा सकते हैं, लाइक अगर a मल्टीप्लाई b होल पावर m होती है ना, तो जो m वाली पावर है दोनों नंबर के साथ जाती है, a रेज टू पावर m मल्टीप्लाई b रेज टू पावर m। अगर 3 नंबर होंगे तो तीनों नंबर के साथ जाएगी, लाइक इधर 3 नंबर है तो ये पावर 2 ऑल 3 नंबर के साथ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई टी स्क्वायर। अब ध्यान दो बच्चा, इसमें 2 मल्टीप्लाई 3 को हम एज इट इज लिखेंगे, क्योंकि इसके साथ और कोई बेस नहीं है। इवन 5 स्क्वायर के साथ भी कोई बेस नहीं है, सेम बेस वाली टर्म नहीं है 5 स्क्वायर के साथ, तो 5 स्क्वायर भी एज इट इज आ जाएगा। लेकिन देखो बच्चा, इधर हमारे पास है 7 और इधर है 7 स्क्वायर, तो इन दोनों को हम एक साथ लिख लेंगे, 7 इंटू 7 स्क्वायर, और टी स्क्वायर को अलग से लिख देंगे। अब 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर तो ऐसे रहेगा। अब इधर हम एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट होता है, वो होता है बच्चा a रेज टू पावर n मल्टीप्लाई a रेज टू पावर n हो, उसको हम a रेज टू पावर m प्लस n लिख सकते हैं, यानी कि बेसिस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर्स ऐड हो जाती है। अब इधर 7 की कोई पावर नहीं तो हम पावर 1 मान सकते हैं, तो हम लिख देंगे 7 रेज टू पावर 1 प्लस 2। अब 1 प्लस 2 क्या होगा, 3 होगा, तो 7 रेज टू पावर 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर। तो ये हो गई 42 पी स्क्वायर की प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। इसमें हमें एक स्टेटमेंट दिया है, √4 प्लस √5 इज अ रैशनल नंबर, और हमें ये बताना है कि ये जो गिवन स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है, एंड जस्टिफाई योर आंसर। और हमें अपने आंसर को जस्टिफाई करना है, जस्टिफाई मींस उसका रीजन देना है। तो बच्चा ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। देखो स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है, 2 होता है, और 2 एक रैशनल नंबर है। ओके, 2 क्या है, एक रैशनल नंबर। प्लस अब स्क्वायर रूट ऑफ 5, 5 एक प्राइम नंबर है, और स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर हमेशा इररेशनल होता है। तो अगर हम इसका स्क्वायर रूट ऑफ 5 फाइंड करेंगे ना, तो उसकी डेसिमल एक्सपेंशन जो होगी बच्चा, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में, जो कि इररेशनल नंबर के केस में। ओके, तो √5 जो है हमारा इररेशनल नंबर होगा। तो रैशनल नंबर प्लस इररेशनल नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू इररेशनल। तो बच्चा ये ध्यान रखना, जब भी एक रैशनल नंबर हो एक इररेशनल नंबर हो, तो उनका जो सम होता है ना हमेशा इररेशनल नंबर होता है। आप कोई भी नंबर लेके देख सकते हो, क्योंकि देखो बच्चा इधर 2 रैशनल है, √5 इररेशनल है। अगर हम 2 में इसकी डेसिमल एक्सपेंशन करके √5 की नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ऐड करेंगे, तो जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगी आंसर की, वो भी क्या आएगी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगी। ठीक है, तो
और ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन किस केस में होते हैं? इरेशनल नंबर के केस में होती है। तो सम ऑफ रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर, ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, ये आपको माइंड में रखना है। जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो आपको इसको इस वे में लिखना है और फाइनली अपना आंसर लिख देना, गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा है रमेश हैज टू रेक्टेंगुलर फील्ड। रमेश के पास दो रेक्टेंगुलर फील्ड है। देखो बच्चा, मैंने दो रेक्टेंगल ड्रॉ करे हुए हैं ऑफ द सेम लेंथ, जिनकी लेंथ सेम है। ये लेंथ हो गई, देखो जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, ये लेंथ हो गई इसकी, ये सेकंड फील्ड की लेंथ हो गई, और ये दोनों लेंथ क्या है? सेम है बट डिफरेंट विथ। लेकिन जो ये विथ है ये वाली बच्चा, ये दोनों की डिफरेंट है। देखो फर्स्ट वाले की थोड़ी स्मॉलर है और सेकंड वाली फील्ड की विथ थोड़ी ग्रेटर है। अब आगे लिखा है ही वांट्स टू प्लांट 76 ट्रीज इन द स्मॉलर फील्ड। अब छोटी वाली फील्ड में वो 76 ट्रीज प्लांट करना चाहता है। ओके, 76 ट्रीज। और बिगर फील्ड में यानी कि लार्जर फील्ड में वो 190 ट्रीज प्लांट करना चाहता है, 190 ट्रीज। ओके, अब आगे ध्यान से समझना, इन बोथ फील्ड द ट्रीज विल बी प्लांटेड इन सेम नंबर ऑफ कॉलम। देखो बच्चा, नंबर ऑफ कॉलम सेम रहेंगे क्योंकि लेंथ सेम है, तो नंबर ऑफ कॉलम भी सेम हो सकते हैं। कॉलम कैसे होते हैं बच्चा? इस तरह से, ये जो वर्टिकली होते हैं ये कॉलम होते हैं। जितने कॉलम फर्स्ट फील्ड में होंगे उतने ही कॉलम सेकंड फील्ड में होंगे। अब कितने होंगे ये हमें अभी देखना होगा, बट इन डिफरेंट नंबर ऑफ रोज। लेकिन रोज जो है डिफरेंट होगी क्योंकि विथ अलग अलग है ना इसकी। रोज कैसी होती है बच्चा? इस तरह से, ये रोज है, ये डिफरेंट होगी। जैसे इसमें 3 है, इसमें ज्यादा हो सकती है, 4 हो सकती है। अब एग्जैक्टली कितनी है वो हमें नहीं पता, ठीक है, उस पर अभी हमें नहीं जाना, वो हम सॉल्व करके देखेंगे। तो इसमें बच्चा कम रो नंबर ऑफ रोज है, इसमें ज्यादा है। अब हमें करना क्या है? व्हाट इज द मोस्ट नंबर ऑफ कॉलम्स। हम दोनों फील्ड में मोस्ट नंबर ऑफ कॉलम, मोस्ट मींस हाईएस्ट, वर्ड हाईएस्ट आ रहा है, और क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम सेम है दोनों फील्ड में तो कॉमन वर्ड भी आ गया हमारे पास। और जो बच्चा कॉलम होंगे वो नंबर ऑफ ट्रीज से कम होंगे। कम होंगे यानी कि अब छोटा अगर कोई नंबर होता है किसी नंबर से तो फैक्टर होता है। तो इस केस में हम क्या फाइंड करेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF फाइंड करना होगा हमें। किसका? 76 और 190 का। तो इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हम 76 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 76 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड करने पे इधर हमें 38 मिलेगा। अब 38 को अगर दोबारा 2 से करते हैं तो 19 होता है बच्चा इधर, और 19 बीइंग अ प्राइम नंबर 19 से ही डिविजिबल है, और इधर 1 आ गया। अब और सिमिलरली 190 की भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे बच्चा। अब 190 को हम पहले 5 से भी कर सकते हैं डायरेक्ट। देखो इधर आएगा 3 8 38 हो जाएगा, और 38 2 से जाता है तो इधर 19, और 19 बीइंग अ प्राइम नंबर 19 से ही डिविजिबल होगा, और इधर 1 आ जाएगा। देखो बच्चा, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 76 क्या हुई? 2 टाइम्स आ रहा है मल्टीप्लाई में, तो इधर 2 स्क्वायर हो जाएगा, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 19, और 190 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखे तो देखो बच्चा क्या आ रही है? 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 19। अब बच्चा HCF हमारा होगा कॉमन प्राइम फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर। जैसे बच्चा इसमें देखो 2 कॉमन दिख रहा है दोनों में हमें, तो एक 2 कॉमन प्राइम फैक्टर है। इसकी स्मॉलेस्ट पावर क्या है? 2 स्क्वायर, और 2 की पावर 1 में से स्मॉलर पावर 2 रेज़ टू पावर 1 है, और सिंपली हम 2 लिख सकते हैं। और इसके अलावा 19 भी हमें कॉमन दिख रहा है दोनों में, और दोनों में 19 की पावर क्या है? 1 है, तो स्मॉलर पावर 1 ही रहेगी, तो साथ में हम 19 भी लिखेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 19 इज 38, तो HCF हमारा 38 हो गया। तो यही हमारा आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन में से स्टेटमेंट बनाएंगे, तो द मोस्ट नंबर ऑफ कॉलम दैट कैन बी प्लांटेड इन दिस अरेंजमेंट इज इक्वल टू 38। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे। इसमें मैं बोला गिवन दैट रूट 3 इज इररेशनल, कि रूट 3 जो है ना एक इररेशनल नंबर है, ये हमें गिवन है। और आगे बोला शो बाय कॉन्ट्राडिक्शन दैट द सम ऑफ रूट 3 एंड 2 इज इररेशनल। हमें कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करते हुए ये शो करना है कि सम ऑफ रूट 3 एंड 2
इज इरेशनल नंबर। अब सम क्या होगा बच्चा, √3 और 2 का, √3 + 2 होगा। ओके, और हमें कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से ये शो करना है कि √3 + 2 एक इरेशनल नंबर है। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का मतलब क्या है बच्चा, कि हम कुछ अज्यूम कर लेंगे, कुछ बात अज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे कि कोई एक पर्टिकुलर फैक्ट मान लेंगे, और जो बात हमने अज्यूम करी उसको रॉन्ग प्रूव कर देंगे, गलत प्रूव कर देंगे। लाइक हम अज्यूम करेंगे लेट √3 + 2 इज अ रैशनल नंबर। अब हमने ये अज्यूम कर लिया कि √3 + 2 एक रैशनल नंबर, लेकिन हम अपने आप को गलत प्रूव कर देंगे कि ये एक रैशनल नंबर नहीं है। और अगर कोई नंबर रैशनल नहीं होता बच्चा, तो उसको हम इरैशनल नंबर की कैटेगरी में डाल देते हैं। तो अभी हमने अज्यूम किया √3 + 2 इज अ रैशनल नंबर। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको हम p/q के इक्वल लिख सकते हैं। लाइक हम लिख सकते हैं कि √3 + 2 इज इक्वल टू p/q, where p and q are integers and q is not equal to 0, जहां पर q 0 के इक्वल नहीं होगा। तो जो भी रैशनल नंबर होते हैं बच्चा, वो किस फॉर्म में होते हैं, p/q फॉर्म में होते हैं, जहां पर p और q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, और q 0 के इक्वल नहीं होना। अब नेक्स्ट स्टेप में बचा √3 को हम LHS में रखेंगे, और जो ये +2 है ना, ये p/q के साथ चला जाएगा। तो यहाँ पर इक्वेशन हमारी रह जाएगी √3 इज इक्वल टू p/q -2, +2 LHS से RHS आने पे -2 हो गया। ओके, अब बच्चा इस इक्वेशन में ध्यान दो, p और q क्या है, इंटीजर्स है, और p और q अगर इंटीजर है तो p/q को हम रैशनल नंबर कह सकते हैं, क्योंकि डिफाइन ऑफ रैशनल नंबर यही होती है, नंबर इन p/q फॉर्म वेयर p and q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, और q 0 के इक्वल भी नहीं है। ठीक है, तो ये p/q एक रैशनल नंबर है, और 2 भी एक इंटीजर है कि नहीं, यस सर है, और 2 को भी हम p/q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, 2 के नीचे 1 लगा के, कर सकते हैं या नहीं कर सकते, यस सर कर सकते हैं। तो ये भी एक रैशनल नंबर हो गया। अगर हम किसी रैशनल नंबर में से दूसरा रैशनल नंबर माइनस करें, तो जो हमें आंसर मिलेगा ना, वो भी रैशनल नंबर में मिलेगा। तो इसका मतलब बच्चा p/q -2 एक रैशनल नंबर हो गया। तो हम लिखेंगे सिंस p, q and 2 are integers, therefore p/q -2 is a rational number। अब अगर बच्चा p/q -2 रैशनल नंबर हो गया, तो p/q -2 किसके इक्वल है, √3 के इक्वल है। तो इसका मतलब √3 भी रैशनल होना चाहिए। तो हम इधर स्टेटमेंट लिखेंगे, सो √3 मस्ट ऑल्सो बी अ रैशनल नंबर। लेकिन क्या एक्चुअल में √3 रैशनल है, नो, और हमें गिवन भी है कि √3 इज इरैशनल। तो जो ये स्टेटमेंट है, इस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। कॉन्ट्राडिक्ट मींस गलत प्रूफ कर रही है कि √3 एक इरैशनल नंबर है, इस बात को अपोज कर रही है। अपोज मींस इसके अगेंस्ट बोल रही है, जो फैक्ट के अगेंस्ट। तो हम लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √3 इज इरैशनल। अब बच्चा ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज करी, ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए अराइज करी क्योंकि हमने एक गलत चीज अज्यूम करी थी। हमने क्या अज्यूम किया था कि √3 + 2 एक रैशनल नंबर है। तो हम लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अरीजन ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन दैट √3 + 2 इज अ रैशनल नंबर। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज करी, क्योंकि हमने एक गलत बात अज्यूम करी थी। क्या गलत बात अज्यूम करी थी, कि √3 + 2 एक रैशनल नंबर है। तो √3 + 2 एक रैशनल नंबर है, ये गलत प्रूव हो गया। हमने जो अज्यूम करा था वो बात गलत प्रूव हो गई, यानी कि अब √3 + 2 रैशनल नहीं है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर √3 + 2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। अब अगर बच्चा कोई नंबर जो रैशनल नहीं होता, उसको हम किस कैटेगरी में डाल देते हैं, इरैशनल नंबर की कैटेगरी। सो वी कैन से दैट √3 + 2 इज इरैशनल। हेंस अब हम क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे। इसमें हमें बोला है m and n आर पॉजिटिव इंटीजर्स। m और n दो पॉजिटिव इंटीजर्स है, और हमें m इज इक्वल टू क्या दिया, p⁵, q⁵ इंटू r⁵2 एंड n इज इक्वल टू क्या दिया बच्चा, p⁵7, q⁵5
एंड आर रेज टू पावर कुछ भी नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं इधर। ओके, वेयर पी क्यू एंड आर आर प्राइम नंबर्स, जहां पर पी क्यू और आर क्या है, प्राइम नंबर है। यानी कि एक तरह से हमें एम और एन की प्राइम फैक्टराइजेशन दी हुई है और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द एलसीएम ऑफ एम एन एंड एचसीएफ ऑफ एम एन। एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ एम एन एन फाइंड करना है और एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ एम एन एन फाइंड करना है। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से समझना बच्चा। एलसीएम के केस में हम कॉमन प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर लेते हैं। इधर तो वर्ड लीस्ट यूज हो रहा है लेकिन हम ले हाईएस्ट पावर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं बच्चा? फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, दो नंबर है 4 और 6, इनका एलसीएम आता है 12। अब जो 12 है ना बच्चा, 4 से भी डिवाइड हो जाता है और 6 से भी डिवाइड हो जाता है। ये तभी पॉसिबल होगा जब 12 4 और 6 दोनों से बड़ा होगा। और दूसरी बात, मल्टीपल्स हमेशा गिवन नंबर से बड़े होते हैं। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल के केस में हम हाईएस्ट पावर इसलिए देते हैं ताकि जो ये एलसीएम है गिवन नंबर से बड़ा हो जाए। और एचसीएफ देखो, अब एचसीएफ में भी देख लेते हैं, एचसीएफ में हम स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं कॉमन प्राइम फैक्टर की। ऐसा क्यों करते हैं? देखो एचसीएफ क्या होगा, 4 और 6 का 2 होगा। अब जो बच्चा 4 है वो भी 2 से डिविजिबल है और 6 भी 2 से डिविजिबल है, दोनों 2 से डिविजिबल होंगे। और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा कि 4 भी 2 से डिवाइड हो जाए और 6 भी 2 से डिवाइड हो जाए जब इनका कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनसे छोटा होगा। और ऑब्वियसली फैक्टर छोटे होते भी हैं, तो इसको छोटा करने के लिए बच्चा हम एचसीएफ के केस में स्मॉलर पावर लेते हैं कॉमन प्राइम फैक्टर की। तो हम अब निकाल लेते हैं एलसीएम और एचसीएफ। अब देखो बच्चा, दोनों में पी कॉमन है। अब क्योंकि एलसीएम निकाल ले रहे हैं तो हम हाईएस्ट पावर लेंगे। तो पी की हाईएस्ट पावर क्या है, पी रेज टू पावर 7, तो इधर पी रेज टू पावर 7 लिख देंगे। एंड देन अब क्यू भी दोनों में कॉमन है और हाईएस्ट पावर क्या है क्यू की, 3 और 5 में से 5, तो इधर क्यू रेज टू पावर 5 हो जाएगा। अब आर स्क्वायर और आर में दोनों आर कॉमन है, ठीक है, और हाईएस्ट पावर क्या रहेगी, 2 रहेगी, तो इधर आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा एलसीएम हो गया। अब एचसीएफ ले तो बच्चा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो मैंने बताया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हम कॉमन प्राइम फैक्टर की स्मॉलर पावर लेते हैं। तो अगेन दोनों में पी कॉमन है और स्मॉलर पावर क्या होगी, 5 होगी, तो हम पी रेज टू पावर 5 ले लेंगे। ओके, और देखो क्यू भी दोनों में कॉमन है और स्मॉलर पावर क्या है बच्चा, 3 है, तो क्यू रेज टू पावर 3 लिख देंगे इधर। अब देखो बच्चा, आर इज ऑल्सो कॉमन, आर भी दोनों में कॉमन है, स्मॉलर पावर क्या आर की 1 है, आर रेज टू पावर 1, और आर रेज टू पावर 1 को हम आर भी लिख सकते हैं। तो एचसीएफ भी हमारा फाइंड हो गया। तो बच्चा इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व कर लिया। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है कि √5 इज इररेशनल नंबर। √5 एक इररेशनल नंबर है और आगे लिखा है मीरा वाज आस्क्ड टू प्रूव दैट 3 प्लस √5 इज एन इररेशनल नंबर। और मीरा को कहा गया कि वो प्रूव करे कि 3 प्लस √5 एक इररेशनल नंबर है। तो मीरा ने अपना आंसर कुछ इस तरह से दिया, स्टेप में 5 स्टेप्स में उसने अपना प्रूफ दिया। तो आगे लिखा है शी मेड एन एरर इन 1 स्टेप, उसने किसी एक स्टेप में एरर कर दिया, एरर मींस गलती कर दी, ड्यू टू विच हर सब्सिक्वेंट स्टेप्स वर इनकरेक्ट टू, और उससे क्या हुआ, उसके आगे के कुछ स्टेप्स भी गलत हो गए। सब्सिक्वेंट मींस आगे के स्टेप्स भी गलत हो गए। इन विच स्टेप डिड शी मेक दैट एरर, तो जो एरर उसने किया वो कौन से स्टेप में उसने एरर किया ये हमें बताना है। एंड जस्टिफाई योर आंसर, और अपने आंसर को हमें जस्टिफाई करना है। तो हम एक एक करके सभी स्टेप्स को कंसीडर करते हैं। स्टेप 1 में उसने लिखा 3 प्लस √5 बी आर रैशनल नंबर, तो उसने बच्चा इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करने की कोशिश करी है इस प्रूफ को। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में क्या होता है कि हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं और अपनी बात को गलत प्रूफ करते हैं। और उसने क्या एज्यूम किया कि 3 प्लस √5 एक रैशनल नंबर है। उसके बाद उसने सॉल्व करके ये कोशिश करी है शो करने की कि 3 प्लस √5 एक रैशनल नंबर नहीं है। अगर वो रैशनल नंबर नहीं होगा तो अल्टीमेटली वो क्या बन जाएगा, इररेशनल नंबर बन जाएगा। तो उसे इसी तरह से उसने सॉल्व किया और इस सॉल्व करते वक्त उसने एक स्टेप में गलती कर दी। वो हम देखते हैं कौन से स्टेप पे गलती करी है। तो इसमें लिखा है लेट 3 प्लस √5 बी आर रैशनल नंबर, ये सही उसने अज्यूम किया। देन 3 प्लस √5 कैन बी रिटन एज p अपॉन q, यस रैशनल नंबर को p अपॉन q में लिख सकते हैं। तो यहां तक तो करेक्ट है। वेयर p एंड q
आर को प्राइम, और जहां पर पी और क्यू को प्राइम है। को प्राइम का मतलब है बच्चा जैसे 7/8 दोनों सेम नंबर से डिवाइड नहीं होते ना, यानी कि इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, जिससे ये रिड्यूस हो जाए। तो पी और क्यू जो है को प्राइम है, और अगर पी और क्यू को प्राइम है तो पी अपॉन क्यू एक रैशनल नंबर हो जाएगा। ओके, और रैशनल नंबर होगा और ये इंटीजर में इसका आंसर नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि काटेगा नहीं तो इंटीजर में आंसर नहीं आएगा। और q इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी ठीक है, रैशनल नंबर की डिफाइन में होता ही हमने पढ़ा है। अब स्टेप 2 में उसने क्या किया, √5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू -3 कर दिया। जो +3 था उसको p अपॉन क्यू के साथ शिफ्ट कर दिया -3, तो ये स्टेप भी सही ठीक है। फर्स्ट 2 स्टेप बिल्कुल ठीक है बच्चा उसके। स्टेप 3 में उसने लिखा सिंस p एंड q आर इंटीजर्स, यहां तक तो उसने ठीक लिखा कि p एंड q इंटीजर्स है, लेकिन आगे उसने यहां पर एक गलती कर दी। क्या लिख दिया, p अपॉन क्यू -3 इज ऑल्सो एन इंटीजर। नो, p अपॉन क्यू -3 इंटीजर नहीं है बच्चा। क्यों नहीं है इंटीजर, क्योंकि जो p एंड q को प्राइम थे, को प्राइम अभी मैंने बताया क्या होते हैं, जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता अदर देन 1, तो 7/8 जैसे, तो इसको हम लोएस्ट टर्म में नहीं कर सकते, तो ये इंटीजर नहीं बन सकता, तो p अपॉन क्यू तो इंटीजर हो नहीं सकता। तो और अगर किसी हम रैशनल नंबर में से इंटीजर को माइनस करें तो हमें रैशनल नंबर ही मिलता है। जैसे हम 7/8 में से अगर हम 3 को माइनस करेंगे तो हमें एक रैशनल नंबर मिलेगा, ना कि इंटीजर मिलेगा। तो यहां पर उसको लिखना चाहिए था सिंस p एंड q आर इंटीजर, सो p अपॉन क्यू -3 इज अ रैशनल नंबर, ये लिखना चाहिए था। तो हम लिखेंगे शी मेड एन एरर इन स्टेप 3 सिंस p एंड q आर इंटीजर्स, सो p अपॉन q -3 should be a rational number but not an integer। बच्चा मीरा ने स्टेप 3 में गलती करी, उसने p एंड q इंटीजर तो सही बोला, लेकिन p अपॉन q -3 को भी इंटीजर मान लिया, जबकि वो क्या था, रैशनल नंबर था। तो इस वजह से बच्चा स्टेप 3 में गलती हुई, तो स्टेप 4 में भी उसने आगे भी गलत लिख दिया कि सिंस p एंड q -3 इज एन इंटीजर, p अपॉन q -3 को यहां पर भी इंटीजर लिख दिया, तो इससे उसका स्टेप 4 भी गलत हो गया। लेकिन उसने मेन जो मिस्टेक करी बच्चा स्टेप 3 में थी, तो हमारा आंसर आएगा शी मेड एन मिस्टेक इन स्टेप 3। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा है अजय हैज अ बॉक्स ऑफ लेंथ 3.2 मीटर। अजय के पास एक बॉक्स है जिसकी लेंथ 3.2 मीटर है, ब्रेथ 2.4 मीटर एंड हाइट 1.6 मीटर है। और आगे लिखा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रूलर, रूलर यानी कि स्केल जिससे हम लेंथ मेजर करते हैं। स्केल होता है ना कुछ इस तरह का, इसमें यहाँ पर सेंटीमीटर लिखे होते हैं, 1 सेंटीमीटर 2 3, ओके, या अगर बड़ा स्केल हो तो मीटर में भी हो सकता है, मीटर स्केल भी कहते हैं जो 1 मीटर का स्केल है। ओके, तो हमें लॉन्गेस्ट रूलर या स्केल की लेंथ निकालनी है दैट कैन एग्जैक्टली मेजर 3 डायमेंशन, जो तीनों डायमेंशन को एग्जैक्टली मेजर कर सके। एक तो वर्ड बच्चा इधर लॉन्गेस्ट आ रहा है, लॉन्गेस्ट मींस हाईएस्ट, हाईएस्ट का एच ले लेते हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये ईच डायमेंशन को, डायमेंशन यानी कि लेंथ ब्रेथ और हाइट को एग्जैक्ट नंबर में मेजर करेगा। एग्जैक्ट नंबर यानी कि मान लो अगर 3.2 मीटर वाली लेंथ है, तो अगर हम 3.2 मीटर का रूलर ले तो एक बारी में मेजर कर लेगा, और अगर 1.6 मीटर का रूलर ले, रूलर की लेंथ ही 1.6 मीटर ले तो 2 बारी में कर ले, और अगर हम 0.4 मीटर का रूलर ले तो 8 टाइम्स में, यानी कि या तो एक बारी में, 2 टाइम्स में, 3 टाइम्स में, 4 टाइम्स में। एग्जैक्ट मेजर इसे कहते हैं, एग्जैक्ट नंबर ऑफ मेजर, ठीक है। अब बच्चे जो ये टोटल लेंथ है, ध्यान से समझना, टोटल लेंथ है 3.2 मीटर है, ये एग्जैक्ट नंबर में तभी डिविजिबल होगी रूलर की लेंथ से, रूलर की लेंथ से एग्जैक्ट नंबर में तभी डिविजिबल होगी जब हम 3.2 को 1.6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आ जाए, यानी कि जो ये रूलर की लेंथ होगी ना, इसका डिवाइजर होगा, 3.2 मीटर का डिवाइजर होगा। डिवाइजर यानी कि जिस नंबर से ये 3.2 डिवाइड हो जाएगा, जिस नंबर से कोई नंबर डिवाइड होता है तो वो नंबर क्या होता है, उसका फैक्टर होता है। तो यानी कि इस क्वेश्चन में हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालनी होगी लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रूलर की लेंथ के लिए। तो हम लिखेंगे स्टेटमेंट लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रूलर इज इक्वल टू HCF ऑफ 3.2 मीटर, 2.4 मीटर एंड 1.6 मीटर। ओके, इन तीनों डायमेंशन का HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब HCF निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, जो मीटर में लेंथ दे रखी है ना, इनको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे।
सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने से हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। तो देखो बच्चा, अब 3.2 मीटर है जैसे हमारे पास, तो इसको सेंटीमीटर में करना, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 3.2 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। तो 3.2 मल्टीप्लाई बाय 100 क्या होगा, 320। इसी तरह से अगर 2.4 मीटर को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो आता है हमारा 240 सेंटीमीटर, और 1.6 मीटर को 100 से करेंगे तो हमें मिलेगा 160 सेंटीमीटर। तो तीनों डायमेंशन सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गई। अब हमें इनका HCF निकालना है। तो HCF कैसे निकालेंगे बच्चा, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें इन तीनों नंबर को प्राइम फैक्टराइज करना होगा, 320 को, 240 को और 160 को। ओके, तो कैसे करेंगे प्राइम फैक्टराइज, पहले 320 2 से डिविजिबल है, तो यहाँ पर 160 आ गया। अब 160 भी 2 से जाएगा तो 80 2 से जाएगा तो बच्चा इधर 40 आ जाएगा। अब 40 को 2 से करेंगे तो 20 को 2 से करते हैं, इधर हमारे पास 10 आएगा, और 10 को 2 से करेंगे तो फाइनली इधर 5 आएगा, और 5 से ही डिवाइड करेंगे तो इधर 1 आ जाएगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 320 क्या हुई, 320 इज इक्वल टू 2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो बच्चा 1 2 3 4 5 6, तो 2 रेज टू पावर 6 टाइम्स आ रहा है, और 5 ओनली 1 टाइम आ रहा है, तो मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू पावर 1 हम लिखे या नहीं लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब 240 की फैक्टराइजेशन करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 120 2 से डिवाइड करके, अब 120 अगेन 2 से डिविजिबल है तो 60 को 2 से करेंगे तो हमें मिलेगा 30 को 2 से करेंगे 15, अब 15 बच्चा 2 से डिविजिबल नहीं है तो ये 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड करने पे इधर हमारे पास 5 आ जाएगा, और 5 फाइनली 5 से डिविजिबल होगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 240 हमारी हो गई 2 रेज टू पावर 2 कितने टाइम्स आ रहा है इसकी फैक्टराइजेशन में, 4 टाइम्स, तो 2 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई 3 1 टाइम आ रहा है तो इधर 3 रेज टू पावर 1, और या सिंपली 3 लिख देंगे, और 5 ओनली 1 टाइम्स आ रहा है तो 5 इधर साथ में 5 आ जाए। अब 160 की फैक्टराइजेशन करते हैं बच्चा, 162 से डिविजिबल है 80 2 से जाएगा 40 2 से जाएगा 20 भी 2 से जाएगा तो 10, और 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इधर हमारे पास 5 आएगा, और 5 फाइनली 5 से डिविजिबल होके 1 आ जाएगा। तो 160 की प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई 2 रेज टू पावर 2 कितने टाइम्स आ रहा है बच्चा इसमें, 5 टाइम्स, तो 2 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई 5। अब HCF निकालने के लिए यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कॉमन प्राइम फैक्टर की जो तीनों में हमें दिख रहा है कॉमन प्राइम फैक्टर विजिबल है उसकी स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं। और स्मॉलेस्ट पावर क्यों लेते हैं मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, क्योंकि जो कॉमन फैक्टर होता है ना बच्चा, फैक्टर जो होते हैं इन तीनों नंबर से स्मॉलर होता है, और वो इन तीनों नंबर को डिवाइड करता है, और डिवाइड तभी कर पाएगा जब HCF इन तीनों से स्मॉलर होगा, और स्मॉलर करने के लिए हम इसकी स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं कॉमन प्राइम फैक्टर। तो देखो बच्चा इन तीनों में 2 कॉमन है, तो 2 रेज टू पावर क्या रहेगा, स्मॉलेस्ट पावर क्या होगी 6 4 और 5 में से 4, तो इधर 2 रेज टू पावर 4 आ जाए, मल्टीप्लाई बाय 3 तो तीनों में कॉमन नहीं है तो 3 हम नहीं लेंगे, इसके अलावा 5 भी तीनों में कॉमन है, और तीनों में 5 की पावर 1 है, 5 रेज टू पावर 1 है, और तो इधर भी हमारे पास क्या जाएगा 5 रेज टू पावर 1 और सिंपली 5। तो अब देखो बच्चा 2 रेज टू पावर 4 16 होगा, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे 4 टाइम्स, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, और 16 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 80, तो 80 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो गया HCF का। फाइनली हम स्टेटमेंट लिखेंगे, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रूलर इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, और अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो बच्चा 80 अपॉन 100 आ जाएगा, क्योंकि अगर हम सेंटीमीटर से मीटर में जाते हैं तो हम डिवाइड बाय 100 करते हैं, 0 से 0 कट गया, और 8 अपॉन 10 को हम 0.8 मीटर लिख देंगे। तो फाइनली लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रूलर हमारी आ गई 0.8 मीटर। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें मैं बोला m इज अ पॉजिटिव इंटीजर, m एक पॉजिटिव इंटीजर है, HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ m एंड 450 इज 25। HCF किसका, m और 450 का हमें 25 गिवन है, और इसके अलावा हमें कहा है कि HCF ऑफ m एंड 490, m और 490 का HCF 35 है।
ये दोनों मैंने लिख दिए इधर बच्चा। अब आगे फाइंड क्या करना है, फाइंड द HCF ऑफ M। हमें HCF फाइंड करना है M का 450 और 490 का, और शो यूर स्टेप्स। तो ध्यान से समझना बच्चा, HCF निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होती है बच्चा, प्राइम फैक्टराइजेशन की जरूरत है। तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है किसकी, M की, 450 की और 490 की। देखो बच्चा 450 की प्राइम फैक्टराइजेशन हमें आसानी से मिल जाएगी, और क्योंकि हमें 450 एक कांस्टेंट नंबर है, और 490 की भी मिल जाएगी। लेकिन हमारे लिए जो इशू है ना बच्चा, वो M की प्राइम फैक्टराइजेशन का है। तो हम वो कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना। उसके लिए बच्चा जो हमें गिवन है उसका यूज करेंगे, यानी कि इन दोनों HCF का। तो पहले हम लिखेंगे कंसीडरिंग द HCF ऑफ M एंड 450, जो किसके इक्वल है, 25 के। और 25 की अगर प्राइम फैक्टराइजेशन हम करें तो क्या होगी बच्चा, 5 स्क्वायर। इसकी हमें जरूरत होगी, इसलिए मैंने यहाँ पर 5 स्क्वायर यानी कि 25 की फैक्टराइजेशन की है। अब इधर हम लिखेंगे पॉसिबल प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ M। अब इधर वर्ड पॉसिबल क्यों यूज किया, क्योंकि बच्चा जो गिवन इंफॉर्मेशन है ना, उससे हम एग्जैक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ M फाइंड नहीं कर सकते। लेकिन HCF निकालने के लिए जितनी फैक्टराइजेशन की रिक्वायरमेंट है वो हम निकाल सकते हैं, जो इन तीनों का HCF निकालने के लिए। तो इसलिए मैंने इधर पॉसिबल प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ M लिखा है। तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, 450 की फैक्टराइजेशन कंसीडर करेंगे। जैसे हमने कंसीडर HCF ऑफ M एंड 450 किया है, तो इधर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 450 भी लिखेंगे। ओके, अब देखो बच्चा 450 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, 450 5 से डिविजिबल है। इधर हमें ओनली प्राइम नंबर लेने होते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो 450 डिवाइडेड बाय 5 90 होगा। अब 90 को 5 से करेंगे 18। अब 18 3 से डिविजिबल है, 6 को 3 से करेंगे 2 आएगा, और 2 फाइनली 2 से जाएगा, इधर 1 आ जाएगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 450 क्या हुई, 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2। अब देखो बच्चा फोकस करो HCF ऑफ M एंड 450 पे। HCF ऑफ 450 और M क्या है, 5 स्क्वायर है। ये तभी पॉसिबल है जब दोनों में 5 स्क्वायर हो, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ M में भी और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 450 में भी। तो इसका मतलब पॉसिबल प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ M में 5 स्क्वायर तो होगा ही होगा, ये कंपलसरी है कि 5 स्क्वायर होना चाहिए, तभी तो HCF M और 450 का 5 स्क्वायर मिलेगा। लेकिन 3 और 2 नहीं होंगे, ये भी कंफर्म है, क्योंकि अगर 3 और 2 आ जाते हैं ना तो ये इसका HCF चेंज हो जाएगा M और 450 का, तो 25 नहीं रहेगा, कुछ और भी हो सकता है, 25 के बजाय 50 कुछ भी हो सकता है। तो अभी पॉसिबल प्राइम फैक्टराइजेशन हमारी क्या बनी है, 5 स्क्वायर। अब हम और नियर पहुंचेंगे इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में, एग्जैक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन के नियर पहुंचेंगे, निकाल नहीं पाएंगे। उसके लिए नियर पहुंचने के लिए हमें कंसीडर करना होगा HCF ऑफ M एंड 490। तो हम लिखेंगे कंसीडरिंग HCF ऑफ M एंड 490, और वो किसके इक्वल है, 35 के। और 35 की फैक्टराइजेशन क्या होती है बच्चा, 5 मल्टीप्लाई 7। ओके, अब इधर लिखेंगे नाउ पॉसिबल फैक्टराइजेशन ऑफ M। इसमें बच्चा 5 स्क्वायर तो होगा ही होगा, जो यहां पर हमने ली थी। इसके अलावा और भी नंबर आएंगे, वो क्या आएंगे, उसके लिए हमें पहले 490 की फैक्टराइजेशन भी लिखनी होगी, वो देखने के लिए और प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या पॉसिबल नंबर आ सकते हैं। देखो बच्चा 490 की अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ना, तो 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 आएगी। आप करके देख सकते हो, जैसे कि मैंने भी 450 की समझाई थी वैसे 490 की करनी होगी। अब अगेन HCF ऑफ M और 490 पे फोकस करो बच्चा। इसमें एक तो 5 कॉमन आना चाहिए दोनों में। देखो 5 स्क्वायर और इस 5 में से 5 तो कॉमन आ रहा है, तो इसकी पावर हमें बढ़ाने की जरूरत नहीं है, 5 क्यूब करने की जरूरत नहीं है। हम कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें जरूरत नहीं है, तो हम 5 स्क्वायर ही रहने देते हैं, क्योंकि हमें HCF मिल रहा है इसी से ही कॉमन लेने पे। HCF ऑफ M एंड 490 में 5 आ रहा है ना, तो ये पॉसिबल हो रहा है। और लेकिन हमें एक 7 भी चाहिए। अब 490 की फैक्टराइजेशन में तो 7 है, लेकिन M की फैक्टराइजेशन में भी तो 7 होना चाहिए था ना, तभी तो HCF में 5 और 7 दोनों आए होंगे। ठीक है, 5 तो चलो हमने कॉमन ले लिया, 5 स्क्वायर और 5 में से की पावर 1 में स्मॉलर पावर 5 लेके हमने 5 ले लिया, लेकिन 7 कैसे आएगा, 7 स्क्वायर, इधर 7 स्क्वायर है तो इधर हमारा 7 की पावर 1 आया होगा, क्योंकि HCF में हम क्या लेते हैं, कॉमन प्राइम फैक्टर की, जो विजिबल कॉमन प्राइम फैक्टर है उसकी स्मॉलर पावर। अब हमें क्या करना है फाइनली,
HCF ऑफ M 450 और 490 निकालना है। तो M की फैक्टराइजेशन ये हो गई, 490 की ये हो गई, और 450 की इधर लिखी है, लेकिन इसे हम इधर कॉपी कर देते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए, ताकि हम कॉमन लेने में हमें आसानी हो देखने में। तो इधर लिख देंगे 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2। अब देखो बच्चा, HCF में मैंने क्या बताया था, विजिबल कॉमन प्राइम फैक्टर की, जो तीनों में विजिबल होगा कॉमन प्राइम फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर, ओनली 5 प्राइम फैक्टर, 5 एज अ प्राइम फैक्टर तीनों में कॉमन है जो विजिबल है। 5 स्क्वायर M की फैक्टराइजेशन में आ रहा है, और 490 की फैक्टराइजेशन में भी 5 आ रहा है, 5 की पावर 1 आ रहा है, और 450 की फैक्टराइजेशन में भी प्राइम फैक्टर 5 आ रहा है, यानी कि 5 स्क्वायर आ रहा है। तो तीनों में से स्मॉलर पावर क्या है, 5 रेज़ टू पावर 1। जब कोई पावर नहीं होती तो यहाँ पावर 1 मान सकते हैं, तो 5 रेज़ टू पावर 1 को हम 5 लिख सकते हैं। तो HCF में 5 आ जाएगा। और कुछ कॉमन है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कंप्लीट हो चुका। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। इसमें हमें बोला है प्रूव दैट रूट 7 इज इररेशनल। हमें ये प्रूव करना है कि रूट 7 एक इररेशनल नंबर है, और ये हम कैसे करेंगे, बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में क्या होता है बच्चा, कि हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं, कुछ मान लेते हैं, और अपनी कही हुई बात को, या जो हमने एज्यूम करा, जो एजम्पशन हमने करी, उसको रॉन्ग प्रूव कर देते हैं। लाइक हम एज्यूम कर लेंगे लेट रूट 7 बी आर रैशनल नंबर। हमने क्या एज्यूम करा, रूट 7 एक रैशनल नंबर है, जबकि हमें प्रूफ क्या करना था कि रूट 7 एक इररेशनल नंबर है, ये प्रूव करना था। तो हमने प्रूव कर दिया कि रूट 7 एक रैशनल नंबर है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमने जो कहा, हमने एज्यूम करा, क्या एज्यूम करा कि रूट 7 एक रैशनल नंबर है, इस बात को हम गलत प्रूफ कर देंगे। हम ये प्रूव कर देंगे कि रूट 7 एक रैशनल नंबर नहीं है, और अगर कोई नंबर रैशनल नहीं होता तो उसको हम इररेशनल नंबर की कैटेगरी में डाल सकते हैं। ओके, तो कैसे करेंगे प्रूव हम, कॉन्ट्रडिक्शन से। तो ध्यान से समझना बच्चा, क्योंकि अभी हमने एज्यूम किया कि रूट 7 एक रैशनल नंबर है, तो रूट 7 को हम P बाई Q फॉर्म में लिख सकते हैं। यस सर, लिख सकते हैं। वेयर P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर, जहां पर P और Q क्या है, को प्राइम इंटीजर्स हैं, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, और Q क्या है, 0 के इक्वल नहीं है। को प्राइम इंटीजर क्या है, को प्राइम इंटीजर का मतलब है, जैसे कि हमारे पास एक रैशनल नंबर है 7/8, इसमें 7 और 8 दोनों इंटीजर्स हैं, और इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, यानी कि 1 के अलावा किसी सेम नंबर से ये डिवाइड नहीं होंगे। तो ये दोनों कोप्राइम नंबर्स हैं, 7 और 8 कोप्राइम इंटीजर्स कह दो। ओके, तो इन्हें हम कोप्राइम इंटीजर्स कहते हैं। लेकिन अगर मैं इधर लिख दूं 8/10, अब 8 और 10 जो है ना कोप्राइम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये 1 के अलावा 2 से भी डिवाइड हो जाएंगे। अब 8 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 4 आता है, और 10 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 5 आता है, यानी कि इनमें कॉमन फैक्टर 2 भी आ रहा है 1 के अलावा। तो इसलिए 8 और 10 जो है नॉन कोप्राइम नंबर थे, लेकिन जब कटने के बाद 4 और 5 आया, ये कोप्राइम हो गए। तो कोप्राइम का मतलब है कि रैशनल नंबर अपनी लोएस्ट टर्म में होगा। तो ये अजम्पशन हमने ली है इधर। अब नेक्स्ट स्टेप होगा स्क्वेयरिंग बोथ साइड, यानी कि LHS का भी स्क्वायर करो और RHS का भी। देखो LHS में हमारे पास रूट 7 है, तो हम रूट 7 का स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू P अपॉन Q का होल स्क्वायर। अब रूट 7 का स्क्वायर करते हैं बच्चा, हम देखो रूट 7 होल स्क्वायर करें तो हमें क्या मिलेगा, रूट 7 मल्टीप्लाई रूट 7। ओके, और रूट 7 मल्टीप्लाई रूट 7 क्या होता है, रूट 49, और स्क्वायर रूट ऑफ 49 हमारा आता है 7। तो जब भी बच्चा अंडर रूट में कोई नंबर हो, जैसे इधर 7 है, अंडर रूट 7, और उसका स्क्वायर हो रहा हो, तो जो आंसर आएगा ना वो नंबर इटसेल्फ होगा। तो कोई भी नंबर हो, चाहे इधर रूट 3 का स्क्वायर हो तो आंसर 3 आएगा, अगर रूट 5 का स्क्वायर है तो आंसर 5 आएगा। तो अभी क्या है, रूट 7 का स्क्वायर, तो हम इधर डायरेक्ट 7 लिख सकते हैं। हमें ये सब शो नहीं करना बच्चा, ठीक है ना, ये कोप्राइम वाला पार्ट शो करना है हमें, बस जो प्रिंटेड पार्ट है बच्चा आपको एग्जाम में उतना ही लिखना होगा। ये मैं एक्सप्लेनेशन के लिए बता रहा हूँ। तो देखो रूट 7 का स्क्वायर 7 हो गया। अब P अपॉन Q का होल स्क्वायर करें तो जो ये पावर 2 है P के साथ भी जाएगी, और पावर 2 Q के साथ भी जाएगी, तो ये हो जाएगा P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट स्टेप हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। देखो बच्चा 7 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लो, तो 7 इंटू Q स्क्वायर, देखो 7 इंटू Q स्क्वायर 7Q स्क्वायर हो जाएगा, और 1 इंटू P स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन हो गई 7Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे बच्चा, जो ये 7Q स्क्वायर है ना, 7 जो है Q स्क्वायर के साथ, उसको हम LHS से RHS में शिफ्ट कर देंगे।
इधर ये 7 क्यू स्क्वायर है, 7 मल्टीप्लाई बाय क्यू स्क्वायर है। 7 जब आरएचएस में जाएगा तो ये डिवाइजर में चला जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 7, और इसे हम इक्वेशन 1 मार्क करके चलेंगे। ये इक्वेशन आगे यूज होगी बच्चा, ठीक है। तो इतना क्लियर है अब आपको। अब इस इक्वेशन से हमें एक बात और पता चलती है कि अगर हम पी स्क्वायर को, जैसे देखो पी स्क्वायर है ना, उसको हम 7 से डिवाइड करें तो हमें आंसर में क्या मिलता है, क्यू स्क्वायर मिल जाता है, ठीक है। क्यू स्क्वायर मिल जाता है, यानी कि इंटीजर मिल जाता है। क्यू इंटीजर है तो क्यू स्क्वायर भी इंटीजर होगा। जैसे मान लो 4 है, 4 इंटीजर है तो 4 का स्क्वायर 16 भी इंटीजर होगा। तो यानी कि पी स्क्वायर को 7 से डिवाइड करने पे हमें क्यू स्क्वायर मिल रहा है और रिमाइंडर 0 बच रहा है। तो इसका मतलब पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 7 हो गया। और पी स्क्वायर किससे डिविजिबल हो गया, 7 से। और अगर बच्चा पी स्क्वायर 7 से डिविजिबल है ना, तो पी भी 7 से डिविजिबल होगा। मैं एग्जांपल देके आपको समझा रहा हूं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 49 है। 49 किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर। 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49 होता है। ये 7 से डिवाइड हो जाता है कि नहीं, ये सर हो जाता है। 49 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो हमें 7 मिलता है, ओके। तो क्या 7 भी 7 से डिविजिबल होगा? अगर 7 स्क्वायर 7 से डिविजिबल है तो क्या 7 भी 7 से डिविजिबल होगा? ऑब्वियसली होगा बच्चा। देखो 7 को 7 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो अगर बच्चा किसी नंबर का स्क्वायर एक पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर भी उस पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल होगा। तो अगर पी स्क्वायर 7 से डिविजिबल है तो हम ये स्टेटमेंट दे सकते हैं पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7। तो ये हमारी स्टेटमेंट 1 रहेगी, ओके। ये स्टेटमेंट 1 है। पहली वाली इक्वेशन 1 थी, अब ये स्टेटमेंट 1 है, ओके। ये भी आगे यूज होगी। अब इस स्टेटमेंट से हमें एक बात और पता चलती है बच्चा, वो क्या पता चलती है, सिंस p इज डिविजिबल बाय 7, क्योंकि p 7 से डिविजिबल है तो p 7 का मल्टीपल भी होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं 14 ले लूं, एक नंबर जो 7 से डिविजिबल है, p की जगह मैंने क्या लिया, 14, यानी कि 14 7 से डिविजिबल है। तो जो ये 14 है ना, 7 का मल्टीपल भी होगा, यानी कि 7 के टेबल में भी आएगा। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होगा, 14। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 2 14। तो यानी कि जो ये 14 है जो p की जगह हमने लिया था वो मल्टीपल ऑफ 7 होगा। तो इधर मैंने वही लिखा, सिंस p इज डिविजिबल बाय 7 सो p इज अ मल्टीपल ऑफ 7। तो किसी भी नंबर के मल्टीपल हम कैसे लिख सकते हैं, इसको जनरलाइज करके, जैसे 7 के मल्टीपल लिखे तो 7 2 दा 14, 7 3 दा क्या होता है बच्चा, 21, 7 4 दा 28। और इसको अगर हम जनरलाइज करें, जो ये नंबर चेंज हो रहे हैं उनकी जगह m ले लें तो मल्टीपल किस फॉर्म में आ जाएगा, 7 मल्टीप्लाई बाय m इज इक्वल टू 7m की फॉर्म में। तो किसी भी नंबर के मल्टीपल हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 7 के मल्टीपल 7m होगा, 8 का मल्टीपल 8m होगा और 9 का मल्टीपल 9m की फॉर्म में होगा। तो अभी हमने 7 का मल्टीपल लेना है, तो 7 के मल्टीपल को हम क्या मान सकते हैं, 7m। तो हम एज्यूम कर लेंगे लेट p इज इक्वल टू 7m। जो p है 7m है, यानी कि p 7 का मल्टीपल है, तो ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1। जो इक्वेशन 1 हमने इधर फॉर्म करी थी, देखो इधर इक्वेशन 1 फॉर्म करी थी ना, इसमें हम p की वैल्यू डालें। अब p की जगह हमने देखो 7m लिख दिया, इधर ये p स्क्वायर था ना, इसमें p था, तो p की जगह 7m लिख दिया, तो ये 7m का होल स्क्वायर हो गया। तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 7m होल स्क्वायर का मतलब जो ये पावर 2 है 7 के साथ भी जाएगी, अगर ये 7 के साथ जाएगी 7 स्क्वायर 49 होगा, 7 मल्टीप्लाई 7 49, और m के साथ जाएगी तो बच्चा ये m स्क्वायर हो जाएगा। तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 49 m स्क्वायर अपॉन 7 हो गया। अब देखो बच्चा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये 49 जो है 7 से डिवाइड हो जाएगा। जब 49 को 7 से डिवाइड करेंगे इधर 7 आ जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन क्या रहेगी, q स्क्वायर इज इक्वल टू 7m स्क्वायर। और जो ये 7m स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसको हम RHS से LHS में शिफ्ट कर देंगे, और इधर क्योंकि RHS में ये मल्टीप्लाई में है तो LHS में जाके ये डिवाइजर में चला जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी q स्क्वायर अपॉन 7 इज इक्वल टू m स्क्वायर। इस इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है कि अगर हम q स्क्वायर को 7 से डिवाइड करें तो ये डिवाइड होके हमें एग्जैक्टली आंसर देगा m स्क्वायर, ठीक है। क्या देगा आंसर, m स्क्वायर। तो और रिमाइंडर 0 बचेगा। तो इससे ये प्रूव हो गया कि q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 7। q स्क्वायर किससे डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है। और अगर q स्क्वायर डिविजिबल बाय 7 है
तो Q भी 7 से डिविजिबल होगा, इसके एक्सप्लेनेशन में पहले ही आपको दे चुका हूं कि अगर P स्क्वायर 7 से डिविजिबल है तो P भी 7 से डिविजिबल होगा। इसका मैं एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो Q इज आल्सो डिविजिबल बाय 7, तो ये हमारी स्टेटमेंट 2 हो जाएगी। अब अच्छा, फ्रॉम स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 से हमें क्या पता चलता है? देखो, स्टेटमेंट 1 में लिखा था P इज डिविजिबल बाय 7 और स्टेटमेंट 2 में लिखा है Q इज डिविजिबल बाय 7, यानी कि P एंड Q दोनों 7 से डिवाइड हो गए। तो दोनों 7 से डिविजिबल है कि 7 से डिवाइड हो सकते हैं। तो यानी कि P एंड Q क्या हो गए? आर नॉट कोप्राइम। लेकिन हमने तो यहां अज्यूम किया था कि P एंड Q क्या है? कोप्राइम इंटीजर्स है। तो इससे हमारी जो अजम्पशन है गलत प्रूव हो गई। हमने क्या अज्यूम किया था कि √7 एक रैशनल नंबर है वेयर P एंड Q आर कोप्राइम इंटीजर्स, जहां पर P और Q क्या है? कोप्राइम इंटीजर्स है। लेकिन हम इधर तो ये प्रूव हो गया कि P एंड Q आर नॉट कोप्राइम, कोप्राइम नहीं है। तो ये क्यों प्रूव हुआ? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारी जो अजम्पशन थी, क्या अजम्पशन थी बच्चा? कि √7 एक रैशनल नंबर है, प्रूव टू बी रॉन्ग। सो आवर अजम्पशन दैट √7 इज अ रैशनल नंबर, √7 एक रैशनल नंबर है, प्रूव टू बी रॉन्ग। जो हमने बात कही थी उसको हमने रॉन्ग प्रूव कर दिया। इसे हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड कहते हैं। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, अगर कोई नंबर रैशनल ना हो तो उसको हम किस कैटेगरी में डाल देते हैं? इररेशनल नंबर की कैटेगरी में। तो अभी हमने प्रूव कर दिया कि √7 इज नॉट अ रैशनल नंबर, तो हम फाइनली ये लिख सकते हैं कि √7 इज इररेशनल नंबर, हेंस प्रूव। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करेंगे। इसमें हमें बोला है प्रूव दैट 1/√2 इज इररेशनल। हमें शो करना है कि 1/√2 एक इररेशनल नंबर है। ये हम कैसे प्रूव करेंगे? बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में क्या होता है कि हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं, कोई बात मान लेते हैं और हम जो बात मानेंगे उसे रॉन्ग प्रूव कर देते हैं। जो अजम्पशन हम देंगे उसको गलत प्रूव कर देंगे। जैसे हमने एज्यूम करा लेट 1/√2 बी आर रैशनल नंबर, ये हम लिख देंगे। अब हम क्या प्रूव करेंगे? जो हमने अजम्पशन दी है ये गलत है। हम ये प्रूव कर देंगे कि 1/√2 एक रैशनल नंबर नहीं है। और अगर ये रैशनल नंबर नहीं होगा तो अल्टीमेटली इसको हम इररेशनल नंबर की कैटेगरी में डाल सकते हैं, क्योंकि जो भी नंबर रैशनल नहीं होते उन्हें हम इररेशनल नंबर की कैटेगरी में डाल देते हैं। तो जैसे कि अब हमने अज्यूम किया 1/√2 एक रैशनल नंबर है, तो हम 1/√2 को इज इक्वल टू P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। यस सर, लिख सकते हैं, जहां पर P और Q क्या है? इंटीजर्स है एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमने लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, लाइक 1 इंटू Q। 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो सेम नंबर मिलता है, तो यहाँ Q आ जाएगा और √2 इंटू P √2P हो जाएगा। तो P इज इक्वल टू √2P हो गया। अब जो ये P √2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम RHS से LHS में ले जाएंगे और यहाँ क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो ये LHS में जाने पे डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास Q/P हो जाएगा। Q/P इज इक्वल टू √2। ये हमें इक्वेशन मिल गई। अब इस इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है कि सिंस P एंड Q आर इंटीजर्स, क्योंकि P और Q इंटीजर्स है तो Q/P एक रैशनल नंबर होगा। Q/P इज अ रैशनल नंबर, सो दिस इंप्लाइज दैट, और ये शो करता है कि √2 भी रैशनल होना चाहिए। क्यों रैशनल होना चाहिए? क्योंकि ये Q/P के इक्वल है, ठीक है, तो इसलिए √2 मस्ट ऑल्सो बी अ रैशनल नंबर। ये शो करता है। लेकिन इससे एक बात कॉन्ट्राडिक्ट होती है। कॉन्ट्राडिक्ट मीन्स गलत प्रूव होती है। क्या बात गलत प्रूव होती है? वो फैक्ट क्या है? दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √2 इज इररेशनल। हमने एक थ्योरम करी थी चैप्टर 2 में, प्रूव दैट √2 इज इररेशनल। तो ये फैक्ट है कि √2 एक इररेशनल है, तो इधर कॉन्ट्राडिक्शन है, रीजन अराइज हो गई, यानी कि हमने जो अज्यूम करा वो गलत अज्यूम करा था, इसलिए ये कॉन्ट्राडिक्शन आई। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट हम लिखेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अ रीजन। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज करी? ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन, हमारी गलत अजम्पशन के कारण। क्या गलत अजम्पशन हमने करी थी? कि 1/√2 एक रैशनल नंबर है, ठीक है, तो ये अजम्पशन गलत प्रूव हो गई। तो अगर ये गलत प्रूव हो गई तो हम कह सकते हैं कि 1/√2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। ऑब्वियसली कह सकते हैं, क्योंकि हमने ये गलत प्रूव कर दिया है कि 1/√2 एक रैशनल नंबर है, इस बात को गलत प्रूव कर दिया है। तो
अगर ये बात गलत प्रूव हो गई तो 1/√2 इज नॉट अ रैशनल नंबर और रैशनल नंबर नहीं रहेगा। अब अगर कोई नंबर जो रैशनल नहीं होता तो उसको हम इर्रेशनल नंबर मानते हैं, हमेशा ये आप ध्यान रखना बच्चों। तो फाइनली हम लिख देंगे देयरफॉर 1/√2 इज इर्रेशनल नंबर, हेंस प्रूफ। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करेंगे। इसमें बोला है राइट टू रैशनल नंबर्स ईच बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स। इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं। तीनों पार्ट में बच्चा हमें दो दो रियल नंबर्स दिए हुए हैं और उन रियल नंबर के बीच में हमें दो रैशनल नंबर लिखने हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है √3 और √10। हमें √3 और √10 के बीच में दो रैशनल नंबर लिखने हैं। ओके, अब इस कैसे करेंगे? इसके लिए बच्चा आपको डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर क्या होती है ये पता होनी चाहिए। डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल नंबर की या तो टर्मिनेटिंग होती है, लाइक अगर 3.125 कुछ प्लेसेस के बाद, कभी एक प्लेस के बाद या 2 या 3 प्लेस के बाद इसकी डेसिमल एक्सपेंशन स्टॉप हो जाए तो उसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। या फिर रैशनल नंबर के केस में एक डेसिमल एक्सपेंशन और मिलती है हमें, वो होती है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, लाइक 3.333333। देखो बच्चा 3 इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है और इसे हम 3.3 बार भी कह सकते हैं। तो ये होती है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो आपको ये माइंड में रखनी है, दो तरह की डेसिमल एक्सपेंशन है रैशनल नंबर के केस में। तो अब देखो बच्चा √3 और √10 के बीच में हमने दो रैशनल नंबर लिखने हैं। तो √3 की डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है बच्चा? 1.732। √3 एक इनरैशनल नंबर है तो उसकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगी, लेकिन हम अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको 3 प्लेसेस तक ले रहे हैं इसकी डेसिमल एक्सपेंशन। इसी तरह से √10 की डेसिमल एक्सपेंशन होती है 3.162। ये वैल्यूज या तो आपको लर्न होनी चाहिए बच्चा, जैसे √3 की, √10 की, नहीं तो आपको √10, √3 या √2 जो इररेशनल नंबर होते हैं उनकी डेसिमल एक्सपेंशन निकालनी आनी चाहिए। स्क्वायर रूट ऑफ 10, अब स्क्वायर रूट ऑफ 10 मैंने एक सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है कि स्क्वायर रूट ऑफ 10 कैसे निकालते हैं और उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप उस वीडियो से समझ सकते हो इररेशनल नंबर के केस में हम स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं, आप उस वीडियो से समझ सकते हो। ओके बच्चा, तो अभी के लिए हम डायरेक्ट वैल्यूज लेके कर रहे हैं। देखो बच्चा √3 की 1.732 और √10 की है 3.162। अब इन दोनों के बीच में हमें दो रैशनल नंबर लिखने हैं, यानी कि उसकी डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ले लो या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ले लो। देखो बच्चा 1.732 और 3.162 के बीच में ले लिया। एक नंबर हम ले सकते हैं 2.1, देखो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गई तो ये रैशनल नंबर हो गया, वन ऑफ द रैशनल नंबर। अब दूसरा नंबर हम ले सकते हैं 2.16 या 3.08। अब इनफाइनाइट रैशनल नंबर इन दोनों नंबर के बीच में निकाल सकते हैं। या फिर हम ये भी ले सकते थे लाइक 3.2 बार, 2 बार मीन्स 2 रिपीट होता जा रहा है, डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गई इस केस में। तो ये 4 एग्जांपल मैंने रैशनल नंबर के दे दिए, लेकिन आपको कोई दो लिखने होंगे इनमें से। ओके, अब इसी तरह से बच्चा सेकंड पार्ट हम करेंगे। सेकंड पार्ट में हमारे पास 7 है और स्क्वायर रूट ऑफ 64 है। अब स्क्वायर रूट ऑफ 64 तो इजिली हम फाइंड कर सकते हैं, 8 होता है, 8 × 8 64 होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 64 8 हो जाएगा। अब 7 और 8 के बीच में दो रैशनल नंबर, अगेन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन माइंड में लाओ, लाइक 7.2 ले लो एक नंबर, दूसरा नंबर 7.3 ले लो या फिर 7.6 बार ले लो, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, एनी टू हमें लिखनी है। ओके, तो इसी तरह से थर्ड पार्ट में स्क्वायर रूट ऑफ 15 होता है 3.872। अब इसकी वैल्यू या तो आपको फाइंड करनी होगी या लर्न होनी चाहिए बच्चा √15 की। अगर लर्न नहीं है तो आप रिवीजन मेथड से इसको फाइंड कर सकते हो। और √10 की जैसे कि मैंने एक्सप्लेन करी है सेपरेट वीडियो में भी मैंने बताया, तो आप वो वीडियो देख के सिमिलरली √15 की भी स्क्वायर रूट √10 की तरह निकाल सकते हो। तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। ओके, तो अभी के लिए हम 3.872 और 6 के बीच में दो रैशनल नंबर लिखने हैं। तो 6 का मतलब क्या होगा बच्चा? 6.00, 03 प्लेस तक अगर हम 0 लिख सकते हैं ऐसे। ओके, अब एक रैशनल नंबर हो जाएगा 3.9, फिर 5.7,
मतलब इसमें डेसिमल एक्सपेंशन हमारी या तो टर्मिनेटिंग होनी चाहिए या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होनी चाहिए। हम एक एग्जांपल ये भी ले सकते हैं बच्चा, लाइक 4.3 बार। 4.3 बार का मतलब है बच्चा 4.333 इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो इस तरह से हम रैशनल नंबर डाल सकते हैं बिटवीन एनी टू इरेशनल नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 22 हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व करेंगे। इसमें हमें बोला है ऑन द टू रियल नंबर्स, दो रियल नंबर्स हैं। एक है a इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 5 और सेकंड नंबर है b इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 7। और हमें क्या करना है, परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन। हमें कुछ ऑपरेशन यानी कि जैसे कि फर्स्ट पार्ट में हमें सम फाइंड करना है a और b का, यानी कि a प्लस b करना है। सेकंड पार्ट में हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है, देखो लिखा है कैलकुलेट द प्रोडक्ट, यानी कि a मल्टीप्लाई b करना है। थर्ड पार्ट में एडिटिव इनवर्स ऑफ a निकालना है, ये मैं भी बताऊंगा कैसे निकालेंगे। एंड देन रैशनलाइज करना है 1 अपॉन b को, ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। और फाइनली हमें ये वेरीफाई करना है कि नंबर a और नंबर b रैशनल है या इरेशनल है, और उसका हमें रीजन भी देना है। तो वन बाय वन हम ईच पार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बच्चा हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बोला है, कैलकुलेट द सम a प्लस b, यानी कि सम निकालना है, जो दो गिवन नंबर्स है उनको ऐड करना है a प्लस b। a क्या है बच्चा 2 प्लस रूट 5 और b है हमारा 3 माइनस रूट 7। इन दोनों को ऐड करना है। तो देखो बच्चा इसमें 2 और 3 ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इन दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं। 2 प्लस 3 5 हो जाएगा। लेकिन रूट 5 और रूट 7 ये लाइक टर्म नहीं है बच्चा, तो इनको हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो इनको हम एज इट इज लिखेंगे। रूट 5 माइनस रूट 7 एज इट इज आएगा। ओके, तो ये फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर हो गया है। अब सेकंड पार्ट में हमें प्रोडक्ट ए बी निकालना है। सेकंड पार्ट में प्रोडक्ट ए बी निकालना है, यानी कि ए मल्टीप्लाई बी। सो 2 प्लस रूट 5 मल्टीप्लाई 3 माइनस रूट 7। अब ध्यान दो बच्चा, प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए, क्योंकि दोनों नंबर हमारे बाइनोमियल है, बाइनोमियल मीन्स दोनों नंबर में दो दो टर्म है, तो इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से समझना। सबसे पहले हम इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे। 2 मल्टीप्लाई 3 6, एरो पे ध्यान देना बच्चा, इधर 6 हो गया। अब 2 इंटू रूट 7, ध्यान रखना जब 2 इंटू रूट 7 करेंगे ना, तो हम इसको 7 से मल्टीप्लाई ना करा के डायरेक्ट 2 रूट 7 लिख देंगे। ओके, जैसे कि 2 मल्टीप्लाई एक्स 2x होता है ना, उसी तरह से बच्चा 2 इंटू रूट 7 को हम 2 रूट 7 लिखते हैं, ध्यान रखना। और प्लस माइनस यहाँ पर साइन माइनस का रहेगा। अब देखो बच्चा प्लस रूट 5 मल्टीप्लाई बाय 3, अगेन सेम हो गया, तो इधर क्या होगा 3 रूट 5 और साइन प्लस और प्लस प्लस 3 रूट 5 आएगा। और फाइनली रूट 5 इंटू रूट 7, अब दोनों टर्म्स रूट में है, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करा सकते हैं बच्चा। तो रूट 5 इंटू रूट 7 ये अंडर रूट 35 हो जाएगा। अब इसमें कोई भी लाइक टर्म नहीं है, तो यही इसका आंसर रहेगा। तो सेकेंड पार्ट का आंसर भी हमारा हो गया है। थर्ड पार्ट में हमसे क्या बोला है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है बच्चा, पहले एक सिंपल नंबर का एग्जांपल देके बता रहा हूँ। लाइक अगर कोई नंबर हमारे पास 7 है और उसका एडिटिव इनवर्स हमें निकालना है, तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा -7, यानी कि साइन का अपोजिट कर दो। और अगर मान लो -7 दिया है, तो एडिटिव इनवर्स +7 हो जाएगा। तो एडिटिव इनवर्स एक तरह से नेगेटिव ऑफ द नंबर हो गया। तो अब एडिटिव इनवर्स ऑफ ए क्या होगा बच्चा, वो होगा -a। ए का एडिटिव इनवर्स -a, एक तरह से हमें -a की वैल्यू निकालनी है। तो -a की वैल्यू निकालने के लिए पहले हम माइनस का साइन डालेंगे, और a क्या है बच्चा 2 प्लस रूट 5, तो इधर 2 प्लस रूट 5 लिख देंगे। अब ब्रैकेट ओपन करें तो माइनस प्लस -2 होगा, देन माइनस प्लस माइनस अंडर रूट 5। तो इस तरह से बच्चा थर्ड पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट हम फोर्थ पार्ट करेंगे इस क्वेश्चन का। हमें बोला है फोर्थ पार्ट में रैशनलाइज 1 अपॉन बी, हमने 1 अपॉन बी को रैशनलाइज करना है। तो 1 अपॉन बी यानी कि 1 अपॉन बी की वैल्यू क्या है बच्चा
3 माइनस रूट 7, तो हमें 1/3 माइनस रूट 7 को रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने का मतलब है बच्चा, जो डिनोमिनेटर है ना उसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो वो कैसे कर सकते हैं? उसके लिए सबसे पहले हमें इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर ढूंढना होगा, और रैशनलाइजिंग फैक्टर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई कराना होगा। अब अगर डिनोमिनेटर a प्लस बी की फॉर्म में होगा, तो जो उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा ना वो a माइनस बी की फॉर्म में लेंगे हम, और डिनोमिनेटर अगर a माइनस बी की फॉर्म में है तो रैशनलाइजिंग फैक्टर a प्लस बी की फॉर्म में होगा। अब देखो बच्चा, फोर्थ पार्ट में डिनोमिनेटर किस फॉर्म में है? a माइनस बी की फॉर्म में, तो उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर a प्लस बी की फॉर्म रहेगा, यानी कि 3 प्लस रूट 7 होगा। तो हम 3 प्लस रूट 7 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे। अब देखो बच्चा, न्यूमरेटर में 1 इंटू 3 प्लस रूट 7 है। 1 मल्टीप्लाई एनी नंबर इज नंबर इटसेल्फ, ओके। तो 1 इंटू 3 प्लस रूट 7 क्या रहेगा? 3 प्लस रूट 7 ही रहेगा। अब डिनोमिनेटर में देखो बच्चा, इधर a माइनस बी इंटू a प्लस बी की फॉर्म है, तो इधर हम एक आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं जो होती है बच्चा a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें a माइनस बी पहले आ जाए और a प्लस बी बाद में आ जाए तो भी आइडेंटिटी सेम ही रहती है बच्चा, ये ध्यान रखना है। अब जैसे इधर हमारे पास क्या है, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, तो हम ये आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी है, तो डिनोमिनेटर में होगा a क्या इधर बच्चा 3 है, तो 3 स्क्वायर, और b जो है रूट 7 है, तो बी स्क्वायर होगा रूट 7, तो माइनस रूट 7 होल स्क्वायर हो जाएगा। फाइन। अब डिनोमिनेटर में 3 प्लस रूट 7 एज इट इज रहेगा, और न्यूमिनेटर में बचा 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, ओके। और रूट 7 का स्क्वायर क्या होगा? रूट 7 मल्टीप्लाई रूट 7 रूट 49 होता है, ओके। और रूट 49 अल्टीमेटली क्या होता है? 7। तो जब भी बच्चा कुछ इस तरह से आ जाए, रूट एक्स का स्क्वायर हमें निकालना हो, तो उसको हम एक्स लिख सकते हैं। तो इसी तरह से रूट 7 का स्क्वायर क्या होगा? 7 ही होगा। तो इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 7 अपॉन, अब 9 माइनस 7 क्या होगा? 2। तो ये रैशनलाइज हो गया। तो इस तरह से बच्चा फोर्थ पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब फाइनली हम फिफ्थ पार्ट करेंगे इस क्वेश्चन का। इसमें हमें बोला है वेरीफाई वेदर द नंबर्स a एंड b आर रैशनल और इररेशनल, और हमें ये बताना है कि जो नंबर a और b है वो रैशनल है या फिर इररेशनल है, और हमें अपने आंसर का रीजन भी देना है। प्रोवाइड अ वैलिड रीजन फॉर योर आंसर। तो पहले हम नंबर ए पे फोकस करते हैं। नंबर ए में बचा जो 2 है वो रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर ऐसे है क्योंकि इसको हम p अपॉन q फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर, लाइक 2 अपॉन 1 करके, और वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन रूट 5 जो है वो इररेशनल है, और रूट 5 इररेशनल क्यों है? क्योंकि इसे हम p बाई q फॉर्म में नहीं ला सकते। नहीं ला सकते ना, क्यों नहीं ला सकते? क्योंकि अगर हम कोशिश करें भी रूट 5 अपॉन 1 लिखते, किसी तरह से p अपॉन q फॉर्म में ले आए, लेकिन उसमें जो रूट 5 है ना वो इंटीजर नहीं होगा। तो कंडीशन क्या है? p एंड q इंटीजर भी होने चाहिए, तो इसलिए रूट 5 हमारा इररेशनल नंबर होगा। अब अगर हम एक रैशनल नंबर और एक इररेशनल नंबर का सम ले, ठीक है, तो उसका आंसर हमेशा इररेशनल नंबर होगा। ये आपको माइंड में रखना है। आप कोई भी एग्जांपल लेके देख सकते हो बच्चा। तो रैशनल नंबर प्लस इररेशनल नंबर क्या होता है? इररेशनल नंबर होता है। तो ये तो ये प्रूव हो गया कि ये एक इररेशनल नंबर है। अब बी में देखो, बी में 3 जो है रैशनल है, और रूट 7 क्या है? इररेशनल है। अब अगर हम एक रैशनल नंबर और एक इररेशनल नंबर का डिफरेंस डिफरेंस मींस उनको माइनस करें, रैशनल नंबर माइनस इररेशनल नंबर, तो उनका डिफरेंस क्या होगा? इररेशनल ही होगा। तो फाइनली हम लिख सकते हैं a एंड b आर बोथ इररेशनल बिकॉज सम और डिफरेंस ऑफ रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर इज ऑलवेज इररेशनल। तो इस तरह से बच्चा क्वेश्चन नंबर 24 हमारा कंप्लीट। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व करेंगे। इसमें हमें बोला फाइंड द एलसीएम, एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एंड एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 78, 91 एंड 195। तो हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है इन तीन नंबर्स का।
एलसीएम और एचसीएफ हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके निकाल सकते हैं बच्चा। तो एक एक करके हम तीनों नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। देखो बच्चा 78 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 78 2 से डिविजिबल है, उसको 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 39। अब 39 3 से डिविजिबल होगा। कैसे पता चल रहा है 3 से डिवाइड हो रहा है? बिकॉज 3 + 9 = 12 और 12 3 से डिविजिबल होता है। तो डिजिट्स को अगर प्लस करके जो नंबर मिले वो 3 के टेबल में आ जाए तो यानी कि फिर वो नंबर जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब 39 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा। अब 13 बीइंग अ प्राइम नंबर 13 से ही डिवाइड होगा। अब 13 डिवाइडेड बाय 13 इज 1। सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 78 क्या हुई? 2 × 3 × 13। अब इसमें ईच प्राइम फैक्टर की पावर जो है ना बच्चा 1 कंसीडर की जाएगी। जब कोई पावर ना हो तो 1 मानते हैं। और क्योंकि हर नंबर एक एक बार ही अकर कर रहा है, जैसे प्राइम फैक्टर 2 एक बार अकर कर रहा है तो उसको 2⁻1 लिखेंगे। अब हम 91 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 91 2 से तो डिविजिबल नहीं है बिकॉज ये इवन नंबर नहीं है। 3 से भी नहीं होगा बिकॉज 9 + 1 डिजिट्स को ऐड करें 9 + 1 10 होता है और 10 3 के टेबल में नहीं आता। सो 91 जो है बच्चा 3 से भी डिविजिबल नहीं है। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 5। ये 5 से भी नहीं होगा क्योंकि इसके लास्ट में ना 0 है ना 5 है। तो 91 तो 7 से डिविजिबल होगा और 7 से अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 13 आएगा। अब 13 प्राइम नंबर है तो 13 को 13 से करेंगे इधर 1 आ जाएगा। सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 91 होगी 7⁻1 मल्टीप्लाई 13⁻1। ओके, अब नेक्स्ट 195 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। देखो बच्चा इसके लास्ट में 5 आ रहा है तो ये 5 से तो डिविजिबल है तो पहले 5 से ही डिवाइड कर लेते हैं। तो 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 39 आएगा। अब 39 जो है बच्चा 3 से डिवाइड होता है। अभी हमने देखा इधर 39 डिवाइडेड बाय 3 क्या होगा? 13 और 13 प्राइम फैक्टर है तो 13 से जाएगा, इधर 1 आ जाएगा। सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 195 हो गई 5⁻1 मल्टीप्लाई 3⁻1 मल्टीप्लाई 13⁻1। अब हम पहले एलसीएम फाइंड करेंगे फिर एचसीएफ। एलसीएम में बच्चा हम क्या करते हैं? कॉमन प्राइम फैक्टर की यानी कि तीनों नंबर में जो कॉमन प्राइम फैक्टर होंगे ना उनकी हाईएस्ट पावर लेंगे। देखो लेकिन वर्ड इधर लीस्ट यूज हो रहा है लेकिन हम ले कौन सी पावर रहे हैं? हाईएस्ट पावर। ऐसा क्यों करते हैं ये मैं आपको एलसीएम फाइंड करने के बाद बताऊंगा। ओके, सबसे पहले देखो बच्चे तो प्राइम फैक्टर 2 है 78 की फैक्टराइजेशन में, लेकिन 91 और 195 की फैक्टराइजेशन में 2 प्राइम फैक्टर नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? यहाँ हम मल्टीप्लाई बाय 1 मान सकते हैं। मल्टीप्लाई बाय 1 मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं? क्योंकि एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 1 इज सेम नंबर। तो मल्टीप्लाई बाय 1 कराने से नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होती, नंबर सेम रहता है। तो और 1 की जगह हम 1 = एनीथिंग पावर 0 भी तो लिख सकते हैं। यानी कि x की पावर 0 क्या होती है? 1 ही होती है ना। तो हम 1 की जगह एनीथिंग पावर 0 लिख सकते हैं। और क्योंकि हमें इधर प्राइम फैक्टर 2 दिया 78 की फैक्टराइजेशन में, लेकिन 91 की फैक्टराइजेशन में 2 की पावर कुछ नहीं है तो हम यहाँ पर 2 की पावर 0 लिख सकते हैं। यहाँ पर 1 कंसीडर करके 1 की जगह 2 की पावर 0 लिख सकते हैं। ओके, क्योंकि 2 की पावर 0 क्या होगी? 1 होगी और 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो हमें सेम नंबर मिलता है। ओके, अब सिमिलरली 195 में भी 2 की पावर कुछ भी नहीं है तो यहाँ 2 की पावर 0 लिख लेंगे। 1 कंसीडर करते हैं 1 की जगह 2 की पावर 0। अब देखो बच्चा तीनों में 2 कॉमन हो गया कि नहीं हो गया? यस सर हो गया। तो इसमें 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। तो एलसीएम में सबसे पहले इधर हम 2 की पावर 1 और सिंपली 2 लिख देंगे। अब देखो बच्चा नेक्स्ट 78 में 3 प्राइम फैक्टर है, वो 195 में भी 3 है लेकिन 91 में नहीं है। तो हम 91 में यहाँ मल्टीप्लाई बाय 1 मानते हुए 1 की जगह 3⁻0 ले सकते हैं। यस सर ले सकते हैं क्योंकि एनीथिंग पावर 0 इज 1 और 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो हमें सेम नंबर मिलता है। तो 1 से मल्टीप्लाई करने से नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ओके, तो अब देखो बच्चा 3 की पावर 1 है, इधर 3 की पावर 0 इधर 3 की पावर 1 है। तो हाईएस्ट पावर क्या हुई? 3 की पावर 1 और सिंपली 3। ओके, अब देखो बच्चा नेक्स्ट 78 में ही हमारे पास प्राइम फैक्टर 13 है 13⁻1। 91 में भी 13⁻1 है और 195 में भी 13⁻1 है। तो तीनों में हमें कॉमन प्राइम फैक्टर 13 दिख ही रहा है। तो हम इसमें हाईएस्ट पावर देखिए 13 की तो क्या रहेगी? तीनों पावर इक्वल है तो हाईएस्ट पावर 1 ही रहेगी यानी कि 13⁻1 और सिंपली 13 लिख सकते हैं। फाइन। अब आ जाओ 91 की फैक्टराइजेशन में। 95 की फैक्टराइजेशन में इधर बचा हमारे पास 7⁻1 है
लेकिन 78 और 195 की फैक्टराइजेशन में 7 की पावर कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ 7 की पावर 0 ले सकते हैं 1 मानते हुए, 1 की जगह 7 की पावर 0 ले लेंगे। सिमिलरली 195 में भी 7 रेज टू पावर 0 ले लेंगे। अब हाईएस्ट पावर देखें तीनों में 7 रेज टू पावर 0, 7 रेज टू पावर 1 और 7 रेज टू पावर 0 में से, तो 7 रेज टू पावर 1 हाईएस्ट होगी और सिंपली 7 रेज टू पावर 1 को हम 7 लिख सकते हैं। ठीक है बच्चा, अब देखो 91 के भी सारे फैक्टर कवर हो गए हैं प्राइम फैक्टर। अब 195 में ओनली प्राइम फैक्टर 5 बचा हुआ है। अब इधर 5 रेज टू पावर 1 है, लेकिन 91 में और 78 में प्राइम फैक्टर 5 नहीं आ रहा, तो इधर हम 91 में पहले इधर 1 मानते हुए 1 की जगह 5 की पावर 0 लिखेंगे। सिमिलरली 78 में भी यहाँ मल्टीप्लाई में 1 मानते हुए 5 की पावर 0 लिख देंगे। अब इन तीनों में 5 कॉमन हो गया और इसमें हाईएस्ट पावर क्या रहेगी, 5 रेज टू पावर 1 ही रहेगी ना। यस सर, तो इधर 5 रेज टू पावर 1 और सिंपली हम 5 लिख देंगे। अब एलसीएम क्या होगा बच्चा, 2 मल्टीप्लाई 3 6 मल्टीप्लाई बाय 13 78 होगा, और 78 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 546 मिलता है, और 546 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली हमें 2730 मिल जाएगा। तो ये हमारा एलसीएम होगा। अब बच्चा हमने एलसीएम में हाईएस्ट पावर क्यों ली, ये मैं आपको बताता हूँ। एलसीएम में की फुल फॉर्म क्या होती है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जो मल्टीपल होते हैं ना बच्चा, वो नंबर से बड़े होते हैं या उसके बराबर होते हैं, उससे छोटे तो नहीं हो सकते। और जो एलसीएम होता है ना, तीनों नंबर से डिविजिबल भी होगा। वो तभी पॉसिबल होगा डिविजिबल होना जब जो एलसीएम है इन तीनों नंबर से बड़ा हो या इनके बराबर हो, तभी ये पॉसिबल हो सकता है कि एलसीएम इन तीनों से डिविजिबल हो और रिमाइंडर 0 भी आना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये भी है। ठीक है, तो बड़ा करने के लिए इसको एलसीएम को, तो हम कॉमन प्राइम फैक्टर की, तीनों नंबर में कॉमन प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर लेते हैं। ठीक है, तो आपको ये माइंड में रखना है कि एलसीएम में हम हाईएस्ट पावर क्यों लेते हैं। अब नेक्स्ट हम एचसीएफ में आते हैं बच्चा। एचसीएफ में हम कॉमन प्राइम फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर लेंगे। अब देखो सबसे पहले 2 तीनों में था, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0 और 2 की पावर 0 तीनों में है। तो एचसीएफ में मैंने क्या कहा, स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं, तो 2 की पावर 0 आ जाएगा पहले हमारे पास, फाइन, और मल्टीप्लाई बाय, अब 3 में देखो बच्चा 3 की पावर 1 78 में, और 91 में 3 की पावर 0 है, और 195 में 3 की पावर 1 है, तो स्मॉलेस्ट पावर 3 की पावर 0 रहेगी, तो इधर भी हमारे पास 3 रेज टू पावर 0 हो जाए। मल्टीप्लाई बाय, अब देखो बच्चा इधर नेक्स्ट 13 रेज टू पावर 1, 13 रेज टू पावर 1 और 13 रेज टू पावर 1, तीनों में पावर 1 है, तो सेम पावर है तो स्मॉलर पावर 1 ही रहेगी, तो 13 रेज टू पावर, और सिंपली इसको हम 13 लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई बाय, अब 7 रेज टू पावर 0 और 7 रेज टू पावर 1 और 7 रेज टू पावर 0 में स्मॉलर पावर क्या है, 7 रेज टू पावर 0 है, पावर 0 स्मॉलर है ना, तो इधर हम 7 रेज टू पावर 0 ले लेंगे। मल्टीप्लाई बाय, फाइनली अब 5 रेज टू पावर 0 है, 91 में भी 5 रेज टू पावर 0 है, 195 में हमारे पास 5 रेज टू पावर 1 है, तो स्मॉलर पावर 0 हो गई, तो यहाँ पर 5 रेज टू पावर 0 हो जाए। अब बच्चा ध्यान दो, इधर 2 रेज टू पावर 0 हमारा 1 होगा, और 3 रेज टू पावर 0 भी 1 आएगा, और 13 रेज टू पावर 1 या 13 का हो तो ये 13 ही रहेगा, और 7 रेज टू पावर 0 यहाँ मल्टीप्लाई बाय 1 होगा, एनीथिंग पावर 0 1 होती है ना, और 5 रेज टू पावर भी 1 होगा, तो 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 13 हो गया, और 13 मल्टीप्लाई 1 13 मल्टीप्लाई 1 13 ही रहेगा, तो एचसीएफ जो हमारा आएगा ना बच्चा इस तीनों नंबर का, वो 13 आएगा। अब एलसीएम हमारा 2730 आया और एचसीएफ 13। तो अब सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, देखो बच्चा, चेक वेदर एलसीएम ऑफ एबीसी मल्टीप्लाई एचसीएफ ऑफ एबीसी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी होगा या नहीं होगा, ये हमें चेक करना है। तो एक बार करके देखते हैं बच्चा कि होता है या नहीं होता। तो 2730 एलसीएम है और एचसीएफ हमारा 13 आया है। अब 2730 मल्टीप्लाई बाय 13 हमारा होगा 35,490। अब तीनों नंबर को मल्टीप्लाई भी करके देखते हैं हम। तो फर्स्ट नंबर हमारा 78 है, 78 मल्टीप्लाई बाय 91 मल्टीप्लाई बाय 195। तो इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो बच्चा हमें मिलेगा 13,84,110। तो ये हमारा इन तीनों नंबर का प्रोडक्ट हो गया। क्या एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ
इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी आया? नो, तो ये नॉट इक्वल आया। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज नॉट इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। ये हमारा आंसर है। लेकिन बच्चा अगर यहाँ पर 3 नंबर के बजाय 2 नंबर होते ना, तो ये हमारा रिजल्ट प्रूव होता ही होता। तो 2 नंबर के केस में एलसीएम इंटू एचसीएफ ध्यान रखना हमेशा ए इंटू बी के इक्वल आएगा, लेकिन 3 नंबर के केस में ऐसा नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज नॉट इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 26, 27 एंड 28 सॉल्व करेंगे। ये तीनों क्वेश्चन बच्चा एक ही केस स्टडी पे बेस्ड है, एक सिंगल केस स्टडी पे बेस्ड 3 क्वेश्चन है। तो इन 3 क्वेश्चंस को हम एक साथ सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से समझना बच्चा। केस स्टडी क्या है, पहले हम केस स्टडी समझते हैं। इसमें लिखा है आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन। ये हमें इंफॉर्मेशन कुछ दी हुई है, केस स्टडी दी हुई है, और उस इंफॉर्मेशन के बेस पे हमें क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 27 और क्वेश्चन नंबर 28 आंसर करने हैं। तो ध्यान से समझना क्या इंफॉर्मेशन दी है। फॉर द स्क्रीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशनल डॉक्यूमेंट्री, स्क्रीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशनल डॉक्यूमेंट्री, आप इसको डॉक्यूमेंट्री को समझ लो एक प्ले है या एक ड्रामा है जो स्टेज में परफॉर्म करना है स्टूडेंट्स ने, उनकी स्क्रीनिंग हो रही है। स्क्रीनिंग मींस उनके लिए कैरेक्टर सिलेक्ट करेंगे उस डॉक्यूमेंट्री के लिए, ठीक है। तो क्या आगे क्या लिखा है, 3 स्कूल्स वर सिलेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो किसी पर्टिकुलर जगह पे प्लेस में, जैसे मान लो बम्बे की बात हो रही है, यहाँ पे बम्बे पब्लिक स्कूल है, मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। बम्बे में बम्बे एक डिस्ट्रिक्ट हो गई मान लो, तो उसमें 3 स्कूल के स्टूडेंट्स आए हैं, उनकी स्क्रीनिंग हो रही है। और 3 स्कूल कौन से हैं बच्चा? एक है CAB पब्लिक स्कूल जिसमें से 78 स्टूडेंट आए हैं। सेकंड है बाल विद्या भवन जिसमें से 117 स्टूडेंट्स आए हैं। और देन थर्ड स्कूल है बॉम्बे पब्लिक स्कूल और उसमें से 130 स्टूडेंट्स आए हैं। ओके, अब आगे लिखा है क्वेश्चन में, ड्यूरिंग द स्क्रीनिंग मल्टीपल रूम्स आर यूज साइमल्टेनियसली। इसको ध्यान से समझना, ये सब चीजें क्वेश्चन का आंसर करते वक्त यूज होंगी। ड्यूरिंग स्क्रीनिंग, जब स्क्रीनिंग हो रही होगी, सिलेक्शन हो रही होगी फॉर द डॉक्यूमेंट्री, मल्टीपल रूम यूज होंगे, ठीक है। जहां पर स्क्रीनिंग हो रही है जिस बिल्डिंग में, उस बिल्डिंग में मल्टीपल रूम यूज होंगे साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मींस एक साथ। एंड ईच रूम कैन एकोमोडेट इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट। हर रूम में जो स्टूडेंट होंगे ना इक्वल होंगे। मान लो एक रूम में 15 स्टूडेंट हो, सेकंड में भी 15, थर्ड में भी 15, ऐसे जितने भी रूम होंगे सब में इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैठ सकेंगे। एकोमोडेट मींस बैठ सकेंगे, ये आपको माइंड में रखना है। अब आगे ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। ऑल स्टूडेंट इन पर्टिकुलर रूम, हर एक रूम में जो स्टूडेंट बैठेंगे ना वो सेम स्कूल के होने चाहिए। मान लो रूम नंबर 1 है, उसमें हर एक स्टूडेंट एक ही स्कूल का होना चाहिए। मान लो 15 स्टूडेंट बैठे हैं रूम 1 में, तो उसमें 15 के 15 स्टूडेंट किसके होने चाहिए? CAB पब्लिक स्कूल के। थर्ड पॉइंट दिया हमें, एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन। टोकन ऑफ एप्रिसिएशन मींस उनके आने के लिए, तारीफ करने के लिए, तारीफ। द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैज प्रोवाइडेड इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट टू ईच स्कूल। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है गवर्नमेंट ने, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट का ही होता है बच्चा, तो उन्होंने इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट हर स्कूल के लिए प्रोवाइड करने का प्रोविजन रखा है, प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ये भी आपको माइंड में रखना है, मतलब हर स्कूल को चॉकलेट्स मिलेंगी कुछ एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन। और फोर्थ पॉइंट है, व्हेन डिस्ट्रीब्यूटिंग दीज चॉकलेट्स, जब ये चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट होंगी, ईच स्कूल डिस्ट्रीब्यूट चॉकलेट इक्वली अमंग इट्स स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हर स्कूल को जो चॉकलेट्स है ना अपने स्टूडेंट्स में बराबर बराबर बांटनी होगी, मतलब हर एक को बराबर चॉकलेट मिले। इंश्योरिंग फेयरनेस एंड कंसिस्टेंसी, मतलब फेयरनेस में सबको बराबर चॉकलेट मिले तो उसमें कुछ गड़बड़ ना हो, ठीक है। बस इसका फेयरनेस और कंसिस्टेंसी का मतलब यही है। ओके, तो अब ये तो इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है। अब हमें करना क्या है, क्वेश्चंस क्या है हमारे? 3 क्वेश्चन है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 28। एक एक करके हम तीनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो करते हैं हम क्वेश्चन को। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 26 और 27 सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 28 में आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 26 और क्वेश्चन नंबर 27 एक दूसरे से रिलेटेड है बच्चा। तो ध्यान से समझना, पहले हम क्वेश्चन नंबर 26 रीड करते हैं। इसमें लिखा है फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। मैक्सिमम वर्ड से हमारे माइंड में आता है हाईएस्ट। क्या आता है बच्चा? हाईएस्ट।
नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट कैन बी सीटेड इन वन रूम, कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो एक रूम में बैठ सकेंगे, ठीक है। अब जो नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे बच्चा जो एक रूम में बैठेंगे वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से कम ही होंगे ना, क्योंकि इन्हीं नंबर्स को, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हमें डिवाइड करना है अलग 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 रूम में बिठाने के लिए। जैसे मान लो 78 स्टूडेंट है CAV पब्लिक स्कूल के, उनको हमें रूम में बिठाना है, मान लो 13 रूम में बिठाना है, मान लो। अब एक्चुअल नंबर क्या आएगा वो अभी मैं नहीं पता, 13 रूम में बिठाना है, तो हर रूम में 6 स्टूडेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। हर रूम में कितने स्टूडेंट आ जाएंगे? 6। तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो क्या आ रहे हैं बच्चा? वो कम है, छोटा होगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से। और छोटे क्या होते हैं? फैक्टर्स होते हैं। तो हाईएस्ट हो गया, फैक्टर हो गया, एक वर्ड हमारे पास हाईएस्ट आ गया, एक वर्ड फैक्टर आ गया। अब जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो कॉमन होने चाहिए, मतलब सेम स्कूल से होना चाहिए। सेम स्कूल मीन कॉमन होने चाहिए, तो इधर वर्ड कॉमन भी आ गया, तो इधर वर्ड बीच में कॉमन भी आ गया। ओके, यानी कि क्वेश्चन नंबर 26 में हमें क्या फाइंड करना होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 78, 117 एंड 130। अब हम स्टेटमेंट लेंगे, क्वेश्चन में से ही बनाएंगे स्टेटमेंट। देखो बच्चा, स्टेटमेंट क्या बनेगी? मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट कैन बी सीटेड इन वन रूम इज इक्वल टू HCF ऑफ 78, 117 एंड 130। ओके, अब इसका HCF हम निकालते हैं यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो पहले हम 78 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं बच्चा। 78 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड होके यहाँ पर हमारे पास 39 आएगा। अब 39 इज डिविजिबल बाय 3, so we will get 13 here, और 13 प्राइम नंबर है तो 13 से ही जाएगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 78 हो गई हमारी 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, क्योंकि ईच प्राइम फैक्टर वन टाइम अकर हो रहा है तो इनकी पावर्स क्या रहेंगी? 1 रहेंगी। 2 रेज टू पावर 1, 3 रेज टू पावर 1 और 13 रेज टू पावर 1। हम पावर 1 जनरली लिखते नहीं है, लेकिन अभी HCF फाइंड करने के लिए हम इधर लिख रहे हैं। ओके, तो ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन 78 की कर दी। अब नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या है? 117 है। 117 2 से तो डिविजिबल नहीं है, लेकिन ये 3 से डिवाइड हो सकता है बच्चा। 3 से कैसे पता चलेगा डिवाइड हो रहा है? क्योंकि इनकी डिजिट्स को ऐड करके देखो, 1 + 1 2, 2 + 7 9, 9 3 के टेबल में आता है, यानी कि ये 3 से डिवाइड होगा। और ध्यान रखना इधर हम ओनली प्राइम नंबर लेंगे। अब 117 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है बच्चा? 39। अब 39 अगेन 3 से डिविजिबल है, तो इधर आएगा 13, और 13 बीइंग अ प्राइम नंबर 13 से ही डिविजिबल होगा। देन फाइनली 130 पे आते हैं हम। 130 देखो बच्चा, सीधा 13 से भी डिविजिबल है, डायरेक्ट डिवाइड करके क्या आएगा? 10। अब 10 5 से चला जाएगा तो इधर 2 आ जाएगा, और 2 बीइंग अ प्राइम नंबर 2 से ही डिविजिबल होगा। अब बच्चा 117 और 130 की प्राइम फैक्टराइजेशन भी लिख देते हैं। 117 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुई? इसमें 3 2 टाइम्स आ रहा है, तो इधर 3 की पावर 2 हो जाएगी, 3 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 13 रेज टू पावर 1। और 130 की फैक्टराइजेशन में 13 रेज टू पावर 1 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 1 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 1। अब HCF क्या होगा इन तीनों नंबर का? ध्यान से समझना बच्चा। HCF में हम बच्चा कॉमन प्राइम फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं। स्मॉलेस्ट पावर क्यों लेते हैं मैं अभी बताऊंगा, पहले हम HCF फाइंड कर लेते हैं। देखो बच्चा, इसमें तीनों में 13 तो तीनों में है कि नहीं है? यस सर है, लेकिन बाकी फैक्टर्स तीनों में नहीं है। अगर एलसीएम हमें लाना होता तो हम इसमें जो कॉमन फैक्टर नहीं है ना उनको भी यहाँ पर प्रोड्यूस करते। यहाँ पर जैसे 117 में हम इधर मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर 0 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 2 रेज टू पावर 0 क्या होता है? 1 होता है, और एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 1 इज सेम नंबर, तो उसकी वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन वो हमें एलसीएम के केस में करना है। एचसीएफ में जो कॉमन दिख रहा हो ना बच्चा तीनों में, डायरेक्ट हम वो लेके कर सकते हैं। तो एचसीएफ के लिए हमें वो सब नहीं करना, पावर 0 वाला कॉन्सेप्ट नहीं करना जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया हुआ है। ओके, तो अब इन तीनों में क्या कॉमन है? 13। अब 13 की स्मॉलेस्ट पावर क्या है? 1 ही है, क्योंकि तीनों पावर्स क्या है बच्चा? सेम है। तो इधर हम 13 रेज़ टू पावर 1 और सिंपली 13 लिख देंगे। तो एचसीएफ कितना हो गया? 13। अब बच्चा ध्यान दो, एचसीएफ के केस में वर्ड तो हाईएस्ट आ रहा है लेकिन पावर हम स्मॉलेस्ट लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो फैक्टर होता है ना बच्चा, वो नंबर से, तीनों नंबर से छोटा होगा, और उसको छोटा बनाने के लिए हम स्मॉलर पावर लेते हैं। ये आपको माइंड में रखना।
ओके, तो इसलिए हमने यहाँ पर स्मॉलेस्ट पावर लिया है। तो HCF 13 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हमारे पास आ गया है। मैक्सिमम नंबर स्टूडेंट दैट कैन बी सीटेड इन वन रूम इज इक्वल टू 13, कि यानी कि एक रूम में 13 स्टूडेंट बैठेंगे। ओके, अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 27 रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में हमें बोला है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड, कि मिनिमम नंबर ऑफ रूम कितने रिक्वायर्ड होंगे। अब रूम मिनिमम नंबर कब होगा, रूम का नंबर मिनिमम कब होगा, जब एक रूम में मैक्सिमम स्टूडेंट बैठेंगे। ठीक है, एक रूम में मैक्सिमम स्टूडेंट बैठेंगे, ओके, तभी तो नंबर ऑफ रूम कम होंगे, मिनिमम होंगे। तो अब मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या निकले, 13। तो अगर मान लो क्वेश्चन नंबर 26 ना होता ना, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 27 आया होता, तब भी हमें क्वेश्चन नंबर 26 वाला पार्ट करना पड़ता। ये ध्यान रखना बच्चा, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें निकालने होते, तभी हमें मिनिमम नंबर ऑफ रूम पता चले। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ रूम होने के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें पता होने चाहिए। अब मिनिमम नंबर ऑफ रूम कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना। मिनिमम नंबर ऑफ रूम निकालने के लिए पहले हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पता होने चाहिए, और ये पता होने चाहिए कि एक रूम में कितने स्टूडेंट बैठ रहे हैं। वो तो हमें पता चल गए, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट कैन बी सीटेड इन वन रूम इज 13। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे 78 प्लस 117 प्लस 130, और इन तीनों को प्लस करके हमारे पास क्या आएगा बच्चा, 325। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 325 हो गए, और नंबर ऑफ स्टूडेंट इन वन रूम कितने हो गए, 13। और अगर हमें मिनिमम नंबर ऑफ रूम निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को नंबर ऑफ स्टूडेंट इन वन रूम से डिवाइड कर देंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन वन रूम से डिवाइड कर देंगे। तो हम लिखेंगे स्टेटमेंट मिनिमम नंबर ऑफ रूम इज इक्वल टू 325 डिवाइडेड बाय 13, और 325 डिवाइडेड बाय 13 क्या आएगा, 25, यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड क्या होगा, 25। तो इस तरह से बच्चा क्वेश्चन नंबर 27 हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 28 सॉल्व करेंगे। इसमें हमसे पूछा व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ चॉकलेट्स प्रोवाइडेड टू ईच स्कूल, ये कितनी चॉकलेट्स हर स्कूल को, ईच स्कूल मींस हर स्कूल को प्रोवाइड की गई है। देखो बच्चा, केस स्टडी के थर्ड पॉइंट में क्या लिखा था, एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैज प्रोवाइडेड इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट टू ईच स्कूल, हर स्कूल को इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट प्रोवाइड की गई थी। ठीक है, एक तो ये लिखा था, और नेक्स्ट पॉइंट लिखा था व्हेन डिस्ट्रीब्यूटिंग दीज चॉकलेट, इन चॉकलेट को डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त ईच स्कूल डिस्ट्रीब्यूट चॉकलेट इक्वली अमंग इट्स स्टूडेंट। तो चॉकलेट कैसा है ना बच्चा, इन स्टूडेंट में डिवाइड करनी है। अब यानी कि वो जो नंबर आएगा चॉकलेट का, वो 78 से भी डिवाइड होना चाहिए, 117 से भी डिवाइड होना चाहिए, और 130 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो इन तीनों से कौन सा नंबर डिवाइड होगा, इनका फैक्टर तो डिवाइड नहीं होगा, ये फैक्टर तो इनसे छोटा होगा, तो इनसे क्या कौन सा नंबर डिविजिबल होगा इन तीनों से, इनका मल्टीपल। तो एक वर्ड मल्टीपल हमारे माइंड में आ गया। ठीक है, इधर हमने मल्टीपल तो फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो बच्चा इधर वर्ड मिनिमम यूज हो चुका है, मिनिमम नंबर ऑफ चॉकलेट्स। मिनिमम का मतलब क्या होता है, कम से कम यानी कि लीस्ट, और क्योंकि हर स्टूडेंट को इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट मिलेगी, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है, यानी कि सेम नंबर ऑफ चॉकलेट मिलेगी, यानी चॉकलेट का जो नंबर होगा वो क्या होगा, कॉमन होगा। तो इस केस में हमें क्या फाइंड करना होगा बच्चा, एलसीएम। एलसीएम फाइंड करना होगा गिवन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, लाइक 78, 117 और 130 का एलसीएम। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी होगी, जो कि हम क्वेश्चन नंबर 26 में ऑलरेडी कर चुके हैं, उसको मैंने यहाँ कॉपी कर दिया है एलसीएम निकालने के लिए। अब एलसीएम में बच्चा हम क्या करते हैं, कॉमन प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर लेते हैं। अब देखो बच्चा 78 में 2 एज अ प्राइम फैक्टर है, और 130 में भी 2 एज अ प्राइम फैक्टर है, लेकिन 117 में 2 एज अ प्राइम फैक्टर नहीं है। तो यहां पर हमें 2 एज अ प्राइम फैक्टर लाना पड़ेगा। एलसीएम के लिए करना जरूरी है, लेकिन एचसीएफ में हम डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले एचसीएफ में बता दिया था, जो कॉमन दिख रहा हो तीनों में वही हो ले सकते हैं, उसकी स्मॉलर पावर ले लो। लेकिन एलसीएम में हमें जो छोटी पावर है उसको भी लेना होगा, ताकि हम उससे कंपेयर करके हाईएस्ट पावर ले सकते। तो अब 117 की बच्चा इधर हम 2 रेज़ टू पावर 0 लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं ध्यान से समझना बच्चा। 2 रेज़ टू पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, और मल्टीप्लाई बाय 1 करे किसी नंबर को, उस नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होती। मान लो अगर मैं 117 इंटू 1 करूं
तो 117 इंटू 117 रहेगा ना, तो यहाँ मल्टीप्लाई बाय 1 मानते हुए 1 की जगह हम 2 रेज टू पावर 0 लिख सकते हैं, ये ध्यान रखना बच्चा। तो अब देखो तीनों में कॉमन प्राइम फैक्टर 2 आ गया। अब 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, तो 2 रेज टू पावर 1 और सिंपली 2 लिख दो, पावर 1 नहीं भी लिखोगे चलेगा। ओके बच्चा। अब नेक्स्ट 3 एज अ प्राइम फैक्टर 78 में है और 117 में भी है, लेकिन 130 में नहीं है, तो यहां पर हम 3 रेज टू पावर 0 लिख सकते हैं। यहां मल्टीप्लाई बाय 1 मानते हुए 1 की जगह क्या ले लेंगे, 3 रेज टू पावर 0। अब देखो बच्चा कॉमन प्राइम फैक्टर 3 में हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है, पावर 2 दिख रही है हाईएस्ट, तो इधर 3 रेज टू पावर 2 ले लेंगे। अब आगे ध्यान दो बच्चा, 13 एज अ प्राइम फैक्टर तीनों में ही है और तीनों में पावर सेम है, तो हाईएस्ट पावर सेम यानी कि 1 ही रहेगी, तो 13 रेज टू पावर 1 और सिंपली 13 लिख सकते हैं। अब देखो बच्चा सारे प्राइम फैक्टर कवर हो गए एक्सेप्ट 5। 5 रेज टू पावर 1 इधर है, लेकिन 78 और 117 में 5 की पावर में कुछ नहीं है, तो इधर 5 की पावर 0 ले सकते हैं, इंटू 1 मानते हैं 1 की जगह 5 रेज टू पावर 0। सिमिलरली 78 में भी 5 रेज टू पावर 0 हम कंसीडर कर सकते हैं। अब ध्यान दो तीनों में कॉमन प्राइम फैक्टर 5 है और 5 की हाईएस्ट पावर क्या 1 है, तो यानी कि 5 रेज टू पावर 1 और सिंपली 5 लिख देंगे। अब अगर हम कैलकुलेशन करें तो इधर आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर 9 होता है, मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 5 और इन सबको मल्टीप्लाई करके हमें मिलेगा 1170। तो यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ चॉकलेट प्रोवाइडेड टू ईच स्कूल क्या हुआ इज इक्वल टू 1000